महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, राजपाट छोड़ा था। बिल्कुल। पर्पस ये था कि लोगों को समझे, लोगों के दर्द को समझे। किसी का तो मैं वीडियो ये कुछ तो देख रहा था, उसने इस चीज को राहुल गांधी से रिलेट किया था। राहुल गांधी ने भी इन दिनों घर छोड़ा है, यात्रा बहुत सारे तरह के कर रहे हैं। इसमें क्या लगता है आपको, ये सच्चाई या बेवकूफी या कोई कनेक्शन इस बात? 45 साल से उनके परिवार का घर था, वहां से हार गए वो, वायनाड चले गए। उनको मुस्लिम लीग से केरला में जाके, जहाँ की भाषा भी समझ में नहीं आती उनको, वहां जाके और वहां पे यूपी वालों को गाली दी उन्होंने। चाणक्य नीति में चाणक्य ने एक बात कही है, जी, जिस वंश का राजा लायक ना हो उस वंश का नाश हो जाए। कांग्रेस के साथ इस तरह का कुछ हो रहा है। और योगी जी वर्सेस मोदी जी। देखिए, योगी जी वर्सेस मोदी जी, यहाँ तो योगी जी की सरकार है, गुंडे पर नहीं मार सकते। यहाँ तो योगी जी की सरकार है, ये तो एक्सप्रेस वे प्रदेश, ये उपयोगी चुनाव जीतने बड़ी आसान सी ग्रामर कांग्रेस ने बनाई। मुस्लिम कम्युनिटी को अपीज करो कि भाई हम, और उनको डराओ, हिंदुओं का भय दिखाओ। हिंदू को हिंदू मत बोलो, हिंदू को बोलो नहीं तुम हिंदू नहीं हो, तुम हो ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम ये जात वो जात, और उनमें से किसी एक दो कास्ट को पकड़ लो और चुनाव जीत। पहले जब भारत का प्रधानमंत्री से अगर विदेश जाता था तो वो दीनहीन अवस्था में, और वो गिफ्ट भी ताजमहल देता था। भारत का टूरिज्म ताजमहल से शुरू होता था, ताजमहल पे खत्म हो जाता था। अब जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो भगवत गीता देते। आपने कभी ओबामा की शपथ देखी? आपने जो बाइडेन की शपथ देखी? आपने डोनाल्ड ट्रंप की शपथ देखी? वो लोग शपथ किस पे लेते हैं? बाइबल पर। कोई कहता है क्या क्रिश्चियन प्रेसिडेंट बन गया? अभी मैं कहा था, तेलंगाना में था, मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लोगों ने हल्की सी ताली बजाई। मैंने कहा मैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो ताली की गर्जना उसके 100 गुना होगा। आज हमारे साथ हैं शांतनु गुप्ता जी। इनके बारे में हम थोड़ा राजनीतिक विषयों पर बात करेंगे, रामायण पर बात करेंगे, भगवान राम पर बात करेंगे, और स्पेशली इनके फेवरेट योगी जी और मोदी जी, इन पर भी बात करने वाले हैं। तो वेलकम शांतनु जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सागर जी, अच्छा स्टूडियो आपका, मजा आ रहा है। अरे थैंक यू वेरी मच। तो आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जी, बट मैंने ज़्यादातर किताबें आपकी 5-6 किताबें आपने लिखी हैं योगी जी के ऊपर, जी, मोदी जी के ऊपर। जी। तो मुझे लगा आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या फिर बीजेपी एनालिस्ट हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरी किताबें, योगी जी में मेरी 3 किताबें हैं, हम उसे योगी ट्रायोलॉजी बोलते हैं। एक बीजेपी में मेरी किताब है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ बायोग्राफी ऑफ बीजेपी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो कुछ कॉलेजेस में रेफरेंस बुक की तरह भी हैं। मेरी जो लेटेस्ट बुक है वो इन तरह से मोदी जी पे है, उनके 10 साल के काम पे, जिसको नाम है 101 रीजंस व्हाई आई वोट फॉर मोदी। सो किताबें आपने ठीक कहा, बीजेपी पे हैं, योगी जी पे हैं, मोदी जी पे हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। जब नरेंद्र मोदी एग्जिस्ट करते हैं तो अपोजिशन पार्टी एग्जिस्ट करती है, जब बीजेपी एग्जिस्ट करती है तो कांग्रेस एग्जिस्ट करती है, जब योगी जी एग्जिस्ट करते हैं यूपी में तो उनकी अपोजिशन पार्टी वो समाजवादी पार्टी बीएसपी हो सकती है। तो हाँ, उसके टाइटल कवर आपको ऐसा लगेंगे, लेकिन जब आप पूरी किताब देखेंगे तो उसमें जो भी इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप होगा, राइट, वो सब कवर होगा। और बीजेपी की हिस्ट्री में तो मैं बहुत पीछे तक गया हूँ, मैं ऑलमोस्ट 150 साल की हिस्ट्री तक गया हूँ। तो जितनी पार्टियां हुई हैं पिछले 150 साल में, मतलब 1947 के पहले भी इंडिया में क्या क्या हुआ, क्या फोर्सेस थी, क्या थॉट्स हैं, सबको कवर किया मैंने। तो ऐसे पिछली हिस्ट्री में जा कर के आपको क्या समझ में आया अबाउट बीजेपी कि जिसने आपको फैन बना दिया? जी, देखिए, फ़ैन तो शायद मैं अपनी किताबें लिखने से पहले ही था, लेकिन जब बीजेपी की हिस्ट्री देखता हूँ मैं, तो जो अभी की बीजेपी है, जो जिसमें कहूँ मोदी शाह की बीजेपी है, वो 1980 में फॉर्म हुई। 1980 में उसे फॉर्म किसने करा? उसे फिर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब नाम पता है हम लोगों को। और उसके पहले वो 3 साल एक तरह से अपनी पार्टी को उन्होंने, पिछली जो वर्जन था बीजेपी का, जिसको हम कहते हैं भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ, बीजेएस जिसको हम बोलते हैं, बीजेपी बीजेएस, वो पिछले 3 साल के लिए एक तरह से डिसॉल्व कर दी थी, क्योंकि सब लोग जनता पार्टी में आके उन्होंने सरकार बनाई थी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, जो पहली सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद। तो मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी उसमें विदेश मंत्री थे। तो 3 साल के लिए एक तरह से बीजेएस या भारतीय जनसंघ डिसॉल्व कर दी थी। तो यानी कि, और 1977 में जब ये चुनाव हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ में थे। तो बीजेपी का अगर आपको इतिहास देखना है तो आप 1980 के बाद नहीं ट्रेस कर सकते, आपको भारतीय जनसंघ का इतिहास भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से बस रीनेमिंग ही हुई थी। ओके। अब बीजेएस कब बनी? वो बड़ी 1951 में। उसे किसने बनाया? उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, जो बंगाल से आते थे। तो आपको 1951 से पूरा ट्रैक करना पड़ेगा, वो जो मैंने अपनी किताब में ट्रैक किया है। फिर 1951 से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो कहाँ से आते हैं? वो हिंदू महासभा से आते हैं। तो आपको हिंदू महासभा को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर पूरा ट्रैक करना तो पीछे तक जाना पड़ेगा। ठीक है। तो हिंदू महासभा में फिर आपको एक फैक्शन ये था, एक सावरकराइट फैक्शन था, तो आपको वीर सावरकर को पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, मैंने उनके थॉट को समझा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि हिंदू महासभा किसने बनाई। वो अधिकतर पंजाब हरियाणा के जो आर्य समाजी थे, जो हम भी आज आर्य समाज मंदिर देखते हैं, जो उस समय के आर्य समाजीज थे, उन्होंने बनाई। और वो एक तरह से रिएक्शन मूवमेंट था जो इस्लामिक मूवमेंट चल रहा था, चाहे वो मुस्लिम लीग का मूवमेंट था, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मूवमेंट था, उसके रिएक्शन में आर्य समाज मूवमेंट आया। तो जो नेशनलिस्टिक थॉट एक चल रहा था,
जो 1857 का जो हमारा पहला क्रांति का युद्ध था, 1857 का जो पहला रिवॉल्यूशन था, उसके बाद से किस तरह से पोस्चरिंग हुई, उसके बाद कैसे कांग्रेस बनी 1883 में, उसने वो एक क्लब की तरह बनी, एक एओ ह्यूम एक अंग्रेज व्यक्ति ने कांग्रेस बनाई थी, और वो कैसे मूव हुई, और राष्ट्रवादी थॉट जो नेशनलिस्टिक थॉट है वो कैसे डेवलप हुआ, कभी वो आर्य समाज के रूप में डेवलप हुआ, कहीं वो हिंदू महासभा, फिर बीच में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको हम आरएसएस कहते हैं वो बन गया, फिर भारतीय जनसंघ पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी, फिर वो बीजेपी में कैसे कन्वर्ट हुई। और बीजेपी की मैं दो फेज मानता हूँ, एक अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी का फेज, एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फेज। अभी कोई आगे फ्यूचर में फेज आएगा तो उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इस तरह से मैंने बीजेपी को डॉक्यूमेंट करा अपनी किताबों में। तो आप में कब ऐसा आपको फील हुआ कि नहीं यार ये कमाल है, गजब के हैं? देखिए मेरे को आई थिंक इस किताब को लिखने का कब मन करा, मैं डेट भूल रहा हूँ, याद आ जाएगी मुझे अगर मैं 10 सेकंड दिमाग पे जोर लगाऊंगा तो। मेरे ख्याल से ये बात है सरकार बन चुकी थी 2014 में, और मेरी पहली किताब आ चुकी थी करीब मेरे ख्याल से 2018 की बात है, आई मीट बी रॉन्ग, मतलब कोई भी चेक कर सकता है आसानी से। जब बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मतलब उसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हो गए, सबसे ज्यादा वॉलंटियर हो गए, इन्होंने एक बहुत बड़ी ड्राइव निकाली कि आप एसएमएस से इस तरह का एसएमएस करके इस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, और करीब मेरे ख्याल से 10 करोड़ कार्यकर्ता इनके बन गए थे। ठीक है। और उन्होंने बीट करा था उस समय 8.5 करोड़ नंबर था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, उनके इतने वॉलंटियर्स थे, यानी 8.5 करोड़ के अगर एक भी ऊपर हो गए आप तो आप सबसे बड़ी विश्व की पार्टी बन जाएंगे। तो बीजेपी का ऑफिस अभी तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, तब वो अशोक रोड पे हुआ करता था, और अशोक रोड पे जो ऑफिस था उसमें एक बड़ा सा टिकर लगा रखा था। टिकर मतलब जैसे एक नया रजिस्ट्रेशन होगा टिकर में नंबर बढ़ जाएगा, जैसे आप कोई मैच का स्कोर देखते हैं क्रिकेट का, टिकर में बढ़ता रहता है रन। स्टॉक मार्केट में भी चलता है। स्टॉक मार्केट में भी चलता है, आप फाइनेंस के व्यक्ति हैं, आप स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो टिकर बढ़ रहा था और बहुत सारे लोग वहाँ गैदर्ड थे, क्योंकि वो होने वाला था, ऐसा लगता कि आधे घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए। और उस समय अमित शाह जी भाजपा के प्रेसिडेंट थे, और उनका कमरा था, वो बीच बीच में कमरे से बाहर आते थे और उस टिकर को देखते थे, फिर अंदर से आते, वो टिकर में भी नंबर उसके ऊपर नहीं हुआ था, फिर थोड़ी देर बाद आते थे नंबर को देखते थे। तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी पार्टी का, और जहाँ पे वो टिकर लगा था वहीं पे वीर सावरकर का एक मूर्ति लगी थी, वहीं पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक स्टैचू लगा था, वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण, सबके फोटो या कुछ लगे थे। तो बड़ा एक हिस्टोरिक सा सीन था कि एक नई बड़ी टेक्नोलॉजी लेड भाजपा है, और जो उसका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स भी वहां पे एक तरह से प्रेजेंट है, उनकी आइडियोलॉजी वाइज वो प्रेजेंट है। और जैसे ही वो टिकर 8.5 करोड़ के ऊपर हो गया, जो भी नंबर था मैं भूल रहा हूँ, जैसे ही वो टिकर हो गया तो अमित शाह जी के चेहरे पे जो हंसी थी, वो जैसे अब बच्चा अपने एग्जाम में कुछ बड़ा नंबर पा लेता वैसी थी, और सारे लोग एक दूसरे को हक कर रहे थे। और उसी के कुछ दिन बाद मैं रैली में गया, नरेंद्र मोदी की रैली। मुझे रैलीज कवर करने का, उनको देखने का, समझने का बड़ा मौका आता है, क्योंकि जो टीवी में दिखता है बड़ा सैनिटाइज्ड वर्जन है, उसके इधर क्या है, कैमरे के इधर क्या है, लोग कैसे आए कैसे गए, वो सब नहीं समझ में आता, वो तो अच्छा पार्ट दिखता है टीवी में। तो मैं रैली में गया, मैंने कुछ कार्यकर्ताओं से पूछा, भाजपा की रैली थी शायद वो प्रयागराज में, कानपुर में रैली थी, हाँ कानपुर, उसके बाद मैं प्रयागराज भी गया, और मैंने कुछ कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या मोटिवेशन है आपका, गर्मी सर्दी धूल धक्कड़ में आप खड़े हैं, क्या मोटिवेशन है आपका इस रैली में आने का, यहाँ रहने का, मेहनत करने का, लोगों को लाने का, मिलाने का। उन्होंने कहा भाई देश की प्रगति के लिए, भारत माँ के लिए, राम मंदिर के लिए। तो उनके पास एक कन्विक्शन था। फिर मैं कुछ कांग्रेस की रैली अटेंड करी, मैंने कुछ समाजवादी पार्टी की रैली अटेंड करी, उनमें जब मैंने कुछ कार्यकर्ताओं से पूछा भाई क्या मोटिवेशन है आपका, तो उनका कुछ मोटिवेशन नहीं पता लगा। उन्होंने कहा सर बढ़िया है, वो गाड़ी वाड़ी का पेट्रोल मिल जाता है, शाम को थोड़ा मतलब थोड़ा कुछ खाने पीने को मिल जाता है, पेड कार्यकर्ता टाइप। आपने पेड कार्यकर्ता मान लो, मतलब कुछ ठीक है, थोड़ा मतलब हाँ कुछ मिल जाता है, इसलिए उनका कोई गोल नहीं था कि इससे करके ठीक है मेरा नेता चुनाव जीत जाएगा। उनके पास कोई बड़ा गोल नहीं था कि इससे मेरे देश का कुछ होगा, मेरे धर्म समाज का कुछ बढ़ेगा। वहां मुझे लगा कि इसका जो 8.5 करोड़ कार्यकर्ता जो उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी बनाई है, वो एक कमिटेड कार्यकर्ता है, वो देश के लिए कार्यकर्ता। आई थिंक दैट मेड मी मतलब इवन मोर बिगर फैन ऑफ हाउ द आइडियोलॉजी इज बीइंग ब्रॉट। और फिर जब मैं थोड़ा अपनी किताबें लिखी और मैंने रिफ्लेक्ट बैक करा, मुझे जो बेसिक डिफरेंस दिखा दोनों पार्टीज में, मान लिया इस समय दो बड़ी पार्टी हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनमें मुझे 3 बड़े बेसिक डिफरेंस दिखे। पहला बेसिक डिफरेंस दिखा मुझे एचआर पॉलिसी का। हर कंपनी में एचआर पॉलिसी होती है, हर ग्रुप में, एनजीओ में एचआर पॉलिसी होती है कि मतलब मेरा लीडर कौन होगा, मेरी टीम कौन होगी। बीजेपी में देखता हूं अभी जयप्रकाश नड्डा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके पहले अमित शाह थे, उसके पहले राजनाथ सिंह थे, उसके पहले वेंकैया नायडू थे, उसके पहले ऐसे सीरीज चलती रही, नरेंद्र मोदी हेल्म ऑफ अफेयर में। अब ये सीरीज देख लें आप जो भी है ना, इसमें कोई किसी का चाचा मामा भतीजा ताया भाभी कोई नहीं है, कोई नहीं, ये किसी एक जगह से भी नहीं आते,
कोई गुजरात से आता है, कोई हिमाचल से आता है, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से आते हैं। मतलब यानी हर कोई अपनी पैटर्न नहीं है, काबिलियत से है। यानी कोई पैटर्न नहीं है, केवल एक पैटर्न है, ये लोग 30-40 साल से खालिस सामाजिक राजनीतिक काम कर रहे हैं। इनकी मेरिट है। युवा मोर्चा में शुरू हुए थे ये लोग सब लोग जब ये 20-20, 25-25 साल के रहे होंगे। मतलब इन्होंने पोस्टर भी चिपकाए हैं और पोस्टर में रहे भी हैं। ऐसे कम लोग होते हैं जिसने पोस्टर चिपकाए भी हो नेताओं के, अब वो खुद पोस्टर का कंटेंट है। वर्सेस मैं इधर देखता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो लार्जली एक ही परिवार चला रहा है, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। मतलब और इस समय जो उनकी एचआर पॉलिसी है, अगर मैं उनका एचआर मैनेजर हूं तो मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब मेरे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है ना। जैसे मैं अगर भारतीय क्रिकेट टीम चुननी हो मुझे, आईपीएल के चक्कर में इतनी ज्यादा सिलेक्शन ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि इतने अच्छे लड़के खेलने लगे। मतलब मैं पूरी भारत की एक ऑल्टरनेट टीम बना सकता हूँ जो भी शायद बड़े बड़े मैच जीत के आ जाए, राइट, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ इतनी सारी है आईपीएल के चक्कर में। अब यहाँ पे क्या है, मुझे गेम खेलना पड़ेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सॉरी नहीं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ऐसे करके जहां मेरी उंगली रुक जाए वही बनाना पड़ेगा। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्योंकि जो एचआर पॉलिसी है वो इस वजह से है कि राहुल गांधी की ब्रांड मैनेज करनी है। उससे स्मार्ट आदमी नहीं बनना चाहिए कोई। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों नहीं सीएम बनाया मध्य प्रदेश का? चुनाव उनके नाम पे जीते। सचिन पायलट को क्यों नहीं बनाया राजस्थान का? क्योंकि ये दोनों लड़के राहुल गांधी से ज्यादा स्मार्ट दिखते। ज्यादा स्मार्ट दिखते तो बड़ी ब्रांड, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके वीपी जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट से स्मार्ट कैसे दिख सकते हैं? आपके जो सेनानी हैं, जो सैनिक है, वो सैनिक जितने ही दिखने चाहिए ना, वो राजा से बड़े तो नहीं दिखने चाहिए। तो राजा की ब्रांड मैनेज चल रही है यहाँ पे। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी के यहाँ अमित शाह की ब्रांड भी डेवलप हो रही है, योगी आदित्यनाथ की ब्रांड भी डेवलप हो रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा की ब्रांड भी डेवलप हो रही है, देवेंद्र फडणवीस की भी हो रही है, स्मृति ईरानी की भी हो रही है, वो नया तमिलनाडु से लड़का आया है उसकी भी डेवलप हो रही है, के एन नमलाई की ब्रांड भी डेवलप हो रही है, तेजस्वी सूर्या की भी डेवलप हो रही है। तो उनको पता है कि मुझे नेक्स्ट लीडर लाना है। ये मेरी फैमिली का कोई धंधा नहीं है, इट्स नॉट ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये पार्टी एक इंस्ट्रूमेंट है देश के लिए अच्छा काम करने के लिए। तो ये मुझे एक जो बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस दिखा दोनों पार्टियों में, और दोनों लीडर्स में अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो वो एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। देखिए, नरेंद्र मोदी 10 बाय 10 कमरे में पले बड़े, सुबह स्कूल जाते थे, शाम को चाय बेचते थे, तो उनके लिए गरीबी एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। राहुल गांधी महलों में पले बड़े, एसपीजी प्रोडक्शन में पले बड़े, उनके लिए गरीबी एक ट्यूशन की क्लास है, उनको सीखनी पड़ती है गरीबी क्या होती है। फिर सैम पेट्रोडा उनको थोड़ी गरीबी सिखाते हैं, उनको वेणुगोपाल थोड़ी गरीबी सिखाते हैं, उनको जयराम रमेश। अब ये लोग जो खुद भी गरीबी नहीं देखिए, वो उनके ट्यूटर भी थोड़े से मिसप्लेस्ड हैं। मतलब जो खुद भी, जिसने कहीं और से सीखी है, वर्सेस किसी के लिए लिव्ड एक्सपीरियंस, मतलब उसके जीवन का एक्सपीरियंस रहा है वो। उसके बाद उस व्यक्ति ने पूरा जीवन पूरा देश घुमा, नरेंद्र मोदी ने पूरा देश घुमा, वो संघ में रहा 15 साल, वो कभी उसने प्रवास करा। संघ में तो कहते हैं भाई प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरे शहर में रहना। तो वो कभी हिमाचल रह रहे हैं, कभी आंध्र प्रदेश रह रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश रह रहे हैं, तो उन्होंने पूरा जीवन देख लिया। तो उनके लिए जो भारत का नक्शा है वो भी एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। इनके लिए भारत का नक्शा एक ज्योग्राफी का लेसन है। अच्छा, वो यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ऐसे जाना है। तो उनके लिए सबके, उसमें गलती भी नहीं है उनकी कुछ, लेकिन उसको वो ठीक कर सकते थे। जब वो युवावस्था में थे तो वो खूब घूम सकते थे। जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी ने पूरा भारत कैसे जाना, ट्रेन की यात्रा से जाना, राहुल गांधी भी कर सकते थे। बल्कि चलिए वो भी छोड़िए, 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे राहुल किसी दिन भी। वो कहते मम्मी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मम्मी प्राइम मिनिस्टर बना देती थी। या चलो वो छोड़िए, वो कहते कि भाई मुझे आप कोई मंत्री बना दीजिए, मुझे रूरल डेवलपमेंट मंत्री बना दीजिए, और मैं भारत के गाँव घूमूंगा, मैं कश्मीर के गाँव घूमूंगा, मैं उत्तर प्रदेश के घूमूंगा, मैं मध्य प्रदेश के घूमूंगा, मैं नॉर्थ ईस्ट के घूमूंगा, मैं तमिलनाडु केरला के घूमूंगा, मतलब पूरे देश के गाँव घूमूंगा, देश को समझूंगा। नहीं, उन्होंने करा, वो कभी विदेश में घूम रहे हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं, पार्लियामेंट में भी नहीं आते हैं, 30-40% उनकी अटेंडेंस होती है। तो मतलब एक सुपर कमिटेड 365 डेज 24/7 पॉलिटिशियन वर्सेस समवन हु इज फ्लर्टिंग विद पॉलिटिक्स, कि थोड़े कर ली वीकेंड में, थोड़ी इधर घूम लिए, थोड़ी उधर घूम लिए, टीवी में आ गए। तो मेरे ख्याल से आजकल नहीं चल पाएगी वो राजनीति सागर। आज से 30-40 साल पहले ऐसी राजनीति चल जाती थी। क्यों चल जाती थी? क्योंकि आपका चैनल नहीं था, क्योंकि 24/7 मीडिया नहीं था, क्योंकि यूट्यूबर नहीं थे, पॉडकास्ट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आप कुछ भी करके निकल जाए, कौन देख रहा है? एक दूरदर्शन है, दूरदर्शन तो सरकार चला रही है, जो आप उसको कहेंगे वही वो लिख स्क्रिप्ट देंगे, वो पढ़ देगा। 1-2 न्यूज़पेपर होते थे, उनको फोन करके डरा दिया, क्योंकि आधा तो ऐड ही सरकार का आता था, प्राइवेट कंपनीज भारत में नहीं हुआ करती थी। तो आपको नैरेटिव मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत आसान था आज से 20 साल पहले। आज आप कुछ मैनेज नहीं कर सकते। आप नरेंद्र मोदी ने कुछ अगर मान लिया झूठ बोला, राहुल गांधी ने कुछ झूठ बोला, शाम तक एक छोटा सा बच्चा जिसके 1000 फॉलोअर हैं वो झूठ आपका वायरल कर देगा, वीडियो कर देगा। अगर आपके हाथ में ये है तो आप जर्नलिस्ट है।
आपके हाथ में जर्नलिस्ट, आपको कोई माइक वाइक पॉडकास्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो फेसबुक में गए, आपने लाइव करा, इंस्टा पे गए, ट्विटर पे गए, लाइव करा और आपने पोल खोल दी। तो आज आपको टुडे इज अ वेरी ट्रूथफुल पॉलिटिक्स, राइट। अगर आपने कहा है एक चीज तो आप उससे मुकर जाएंगे तो लोग आपको अशेम कर देंगे थोड़ी देर बाद। देखो आपने ये कहा था 5 दिन पहले, आपने 10 दिन पहले, 1 साल पहले ये कहा था, आज का आपका वीडियो ये है। तो आज की राजनीति बहुत टफ राजनीति, इसमें अगर कोई सर्वाइव कर रहा है तो वो रियली इज डूइंग समथिंग, वो रियल है। वो रियल है। हम्म। तो ये मैंने देखा फर्क, दोनों जो पहलू मैंने देखे। महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, राजपाट छोड़ा था, बिल्कुल, तब जाके पर्पस ये था कि लोगों को समझें, लोगों लोगों के को दर्द समझें। को समझें और वो जीवन को समझ और लिया। जीवन को समझें। किसी का तो मैं वीडियो ये कुछ तो देख रहा था, उसने इस चीज़ को राहुल गांधी से रिलेट किया था। राहुल गांधी ने भी इन दिनों घर छोड़ा है, यात्रा बहुत सारे तरह के कर रहे हैं। इसमें क्या लगता है आपको, ये सच्चाई या बेवकूफ़ी या कोई कनेक्शन इस बात का? देखिए, राहुल गांधी की उम्र है इस समय मेरे ख्याल से 55 साल, है ना। हम लोग उनको युवा कहते हैं, लोग 55 साल के युवा हैं। पता नहीं फिर युवा कौन है, जो 25 साल वाला है वो तो पैदा ही नहीं हुआ है शायद। फिर राजनीति में, राजनीति का जो पहला मंत्र है वो है लोगों को समझना, अपने देश को समझना। तभी आप, क्योंकि आप क्या करते हैं राजनीति में, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो रिप्रेजेंट जिनको करते हैं उनको समझना पड़ेगा। आप कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, यहाँ पे आप क्या बेच रहे हैं, राजनीति में आप क्या बेच रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी बेच रहे हैं, अपना विचार बेच रहे हैं, अपना थॉट प्रोसेस बेच रहे हैं। तो आपको अपनी टीजी को समझना पड़ेगा, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा, किसको टारगेट कर रहे हैं। तो आपको उनको जानना पड़ेगा। कैसे जानना पड़ेगा? हमको उनके बीच रहना पड़ेगा। राइट। हर बड़ा एंटरप्रेन्योर जाके बीच में देखता है, उनके बीच बिल्कुल। में रहता है। बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बताते हैं कि वो खुद जाते हैं। मैं रितेश को सुनता हूँ, ओयो वाले को कहते हैं मैं खुद रहा कमरों में, लोगों को देखा, उनको क्या दिक्कत आती है जब वो कमरा लेते हैं, बुक करते हैं। तो आपको देखना पड़ता है। तो अब 55 साल की उम्र में आके राहुल गांधी अपने टीजी को समझ रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे लोग ताली भी बजा रहे हैं, वाह वाह वाह, राहुल गांधी कितना अच्छा कर रहे हैं। भाई बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये उनको 20-25 साल पहले कर लेना चाहिए था। नरेंद्र मोदी ऐसा काम 40 साल पहले करके भूल चुके हैं और वो आज भी कर रहे हैं उस काम को। वो 40 साल पहले भी लोगों के बीच में रहते थे। वो तो स्टेशन में चाय बेचते थे, तो आप जब स्टेशन में अगर चाय बेच लें आप 2 साल, तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा भाई कैसा मूवमेंट हो रहा है, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन एक चाय खरीद रहा है, कौन 10 चाय खरीद रहा है, कितना पैसा है, चाय 5 रुपए की आती है कि 10 रुपए की आती है। केवल जो चाय बेचने वाला है उसकी सामाजिक, मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं, उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समझ भी, जो अभी न्यू दिल्ली स्टेशन पे चाय बेच रहा होगा, उसकी राहुल गांधी से ज्यादा होगी। क्योंकि उसको मूवमेंट पता होगा हो क्या रहा है, कब जनता आती है, नहीं आती, त्योहारों में भीड़ होती है, नहीं होती, उसे एकदम पता लग जाए भाई आज भीड़ क्यों नहीं है, अच्छा आज कुछ ये है, ये समय क्या है। राहुल गांधी को नहीं पता होगा। वो अभी एमएसपी एमआरपी में डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे कुछ दिनों पहले, हाँ, है ना, जो बहुत ही मतलब शार्प। ऐसा नहीं कि उनका उनका कोई स्लिप ऑफ टंग था, उन्होंने बहुत देर तक एक्सप्लेनेशन दी 10 मिनट तक एमआरपी एमएसपी करके। तो ये एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है कि राहुल गांधी जिस चीज को उनको मतलब क्लासरूम में करना चाहिए था, पॉलिटिक्स की क्लासरूम में करना चाहिए था, जब वो 20 साल के थे, 25 साल के थे, 30 साल के थे, उसे 55 साल में कर रहे हैं और उसके लिए भी मीडिया ताली बजा रहा है। देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। इसे कहता हूँ कि पूरा मीडिया, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो राहुल गांधी के ब्रांड मैनेजमेंट के लिए है कि राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, मेरे देश की फिक्र नहीं है, राहुल गांधी की ब्रांड कैसे मैनेज हो, है ना, वो फिक्र है। देखिए ठीक है, उन्होंने चुनाव जीते, उन्होंने अमेठी से चुनाव जीता, 4 में जीता, 9 में जीता, 14 में जीता, फिर वो हार गए, अपने गढ़ से हार गए जहां से उनके पिताजी भी जीतते थे, जो उनका मतलब 40 साल 45 साल से उनके परिवार का गढ़ था, वहां से हार गए। वो वायनाड चले गए, वहां पे मुस्लिम लीग एक पार्टी है, उसके सपोर्ट से वो चुनाव जीते। उसके सपोर्ट से ऐसी जगह पे चुनाव जीतना पड़ा उनको, इतनी बड़ी पार्टी को जो सालों से सरकार बना रही है, इसके कई प्रधानमंत्री दिए, उसको मुस्लिम लीग से केरला में जाके, जहाँ की भाषा भी समझ में नहीं आती उनको, वहां जाके, और वहां पे यूपी वालों को गाली दी उन्होंने। यूपी वालों को मेरी बात समझ में नहीं आई, वो तो बड़ी कास्टिस्ट जगह है ना। अब जाके फिर जब लगा कि शायद वायनाड से फिर हार सकते हैं, क्योंकि वायनाड में वो डी राजा की पत्नी एनी राजा खड़ी हो गई उनके अगेंस्ट में, जो वहां पर चुनाव टफ हो गया उनका, तो यहाँ ना हार जाऊं मैं, तो वापस लौट के आए, वापस लौट के भी अमेठी नहीं आए। उनका यार अमेठी तो हार गया था पिछली बार 50,000 वोट से। अब बगल में मम्मी जीती थी 1.5 लाख वोट से। अब मम्मी चलेंगे राज्यसभा, मम्मी ने सीट छोड़ दी, सोनिया गांधी ने सीट छोड़ दी, वो राज्यसभा चली गई। राज्यसभा ईजी एंट्री है, चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है। अब वो रायबरेली से चले गए, अब वहां पे भी ऐसा जो सर्वे आ रहे हैं कि शायद वहां से भी हार जाए वो। तो ये एक बड़ी मतलब डर की राजनीति है, फ्रंट फुट की राजनीति नहीं है ये बड़ी 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 डर की राजनीति। पीछे बैक फुट, पीछे जाके, विकेट के पीछे जाके कैसे भारत आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट के प्लेयर है, तो ये मुझे डिफरेंस दिखता है। तो उनकी यात्रा अच्छी बात है, उनके लिए अच्छी बात है कि वो अब तो निकले हैं, वो घर से निकले, वो भारत को समझना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो बहुत देर हो गई, मतलब हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। चाणक्य नीति में चाणक्य ने एक बात कही है जी, जिस वंश का राजा लायक ना हो उस वंश का नाश हो जाता है जी। क्या कांग्रेस के साथ ऐसा हो, इस तरह का कुछ हो रहा है या होने वाला? मतलब उसमें मुझे कहने की क्या जरूरत है। कांग्रेस की 84 में 1884 में 400 सीटें थी, जो भाजपा 400 पार बोल रही है ना अभी। किसकी सीटें थी 400?
कांग्रेस की की। सीटें थी। उसके बाद से उनका पतन हुआ है। उसके हम्म। बाद वो कभी पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं बना पाया ना। उसके बाद वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, नरसिम्हा राव आए, वो भी मिलीजुली सरकार आई, फिर देवगौड़ा आए, फिर गुजराल आए, फिर तीन बार अटल बिहारी वाजपेयी, फिर यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार बनी 2004 और 2009 में। लेकिन उनकी सीटें कितनी थी? ऐसे कुछ 150 सीटें, हम्म। उसके ऊपर नहीं बढ़ पाए वो कभी। और जब से राहुल गांधी ने एक तरह से जोर से कमान संभाली हम्म। 14 में, तब से सीट 50 के अंडर में आ गई। मतलब इतनी बड़ी पार्टी वो 50 के अंडर में है। मतलब आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, एलओपी बनने के लिए 10% सीट चाहिए होती है। हम्म। मतलब अगर 543 की हमारी लोकसभा है तो 54 सीट बने चाहिए होती है। वो 2 बार से 54 सीट भी नहीं ला पाए, तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का ऑफिशियल पद भी नहीं मिला ओके। कांग्रेस पार्टी को। तो ये हालत पे ले आए वो। तो जैसा जैसा राजा, और वही वही उसकी 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 मतलब उसका जो, मैं प्रजा का तो नहीं कहूँगा, प्रजा का तो अच्छा हाल है क्योंकि प्रजा का राजा तो नरेंद्र मोदी है इस समय, लेकिन हाँ, कांग्रेस के राजा राहुल गांधी है, तो कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। और देखिए बड़े बड़े लीडर छोड़ रहे हैं। 2018 में जहां तक मुझे याद है, इंडिया टुडे मैगजीन का फ्रंट कवर था यंग टर्क्स इन पॉलिटिक्स, और उसमें राहुल गांधी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो क्या नाम है, मिलिंद, जो मुंबई साउथ से हैं, फिर इधर जितिन प्रसाद, इन सबके चेहरे थे। उनमें से कोई नहीं है कांग्रेस में। सचिन पायलट बचे हैं, वो भी लड़खड़ा रहे हैं, वो भी किस दिन छोड़ दे पता नहीं। मतलब जो यंग टक्स थे उसमें केवल राहुल गांधी बचे, और इनमें से किसी को प्रोमिनेंस नहीं मिला। ये जो यंग टक्स थे, क्यों नहीं मिला? क्योंकि फिर वो राहुल गांधी को ओवरशैडो कर देते। जैसे मैंने कहा, अगर कोई भी कंपनी इस वजह से चल रही है कि मुझे सीईओ की ब्रांड को मैनेज करना है, सीईओ की एबिलिटी को नहीं, सीईओ की ब्रांड को छुपा के बचा के रखना है, तो वो तो चली जाएगी। आपको पता है एप्पल कंपनी, सबको पता है एप्पल कंपनी के मालिक कौन थे? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को भी निकाल दिया गया था, एप्पल कंपनी से निकाल दिया था उनके बोर्ड ने, और वो फिर वो वापस आए। मतलब जिसने कंपनी फाउंड करी है, अगर वो भी सूटेबल नहीं है तो उसको भी बाहर निकाल दिया। ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि जो जो वीसी हैं, जो 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 फंडर हैं, या जो पूरा बोर्ड है, उसने, अगर आपका सीईओ फाउंडर भी सूटेबल नहीं है, उसका आइडिया अच्छा था लेकिन वो बाद में फेल हो गया, उसको भी निकाल दिया। तो वैसे आपको रूथलेस होना पड़ेगा। जो भाजपा 2014 में रूथलेस हुई, भाजपा में 2014 में कौन लीडर था सबसे बड़े? लालकृष्ण आडवाणी। उनको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? जेटली जी, उनको चेहरा नहीं बनाया। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थी? सुषमा स्वराज जी, उनको चेहरा नहीं बनाया। एक लीडर जो एक तरह से तीसरे रंग का लीडर था, चीफ मिनिस्टर तो इनके नीचे आते हैं, चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। उनको एक तरह से 2 फलांग मार के ऊपर ले आया, क्योंकि केवल एक तरह से मेरिट, मेरिट और मेरिट, डिजर्विंग। अगर आप ये देख के, नहीं वो गुजरात से है, वो मोदी है, वो अडवाणी है, वो सुषमा है, नाम से, जगह से, इससे नहीं, केवल मेरिट, क्योंकि उसने गुजरात मॉडल डेवलप कर दिया। पूरे देश में एक मॉडल, एक स्टेट के डेवलपमेंट मॉडल की चर्चा होने लगी है। वाइब्रेंट गुजरात जो एक बिजनेस समिट थी, उसको सब स्टेट कॉपी करने लगे, जो अब एक नॉर्म हो गई कि हर स्टेट एक बिजनेस समिट करेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। और नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू करी जो गवर्नेंस में एक तरह से लैंडमार्क थी, कि वो ऐसे गवर्नेंस होती है, ऐसे करा जाता है। वो पूरे मंत्रालय को लेकर डिस्ट्रिक्ट में चले जाते थे, 15 दिन वहीं रहते थे। उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि भाई केवल ये गांधीनगर बेस्ड डेवलपमेंट नहीं होगा, जो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे भी आके करा। ठीक है, वो यहाँ पे केवल दिल्ली बेस्ड डेवलपमेंट नहीं होता है। वो किसी पॉलिसी को गोरखपुर में लॉन्च करते हैं, किसी पॉलिसी को तमिलनाडु में जाकर लॉन्च करते हैं, किसी को महाराष्ट्र में लॉन्च करते हैं। कोई विदेश से आता है तो उसको केवल दिल्ली के 5 स्टार होटल में मीटिंग नहीं होती है। किसी को साबरमती ले जाते हैं, किसी को हवा महल ले जाते हैं, किसी को चाय पिलाते हैं, किसी को सेल्फी खींचते हैं किसी के साथ, किसी को गंगा आरती करवाते हैं। शिंजो आबे को गंगा आरती करवाई उन्होंने। देखिए, किसे भारत पता लगे, भारत दिल्ली नहीं है। दिल्ली बस रिप्रेजेंटेशन है, भारत दिल्ली नहीं है। भारत जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु है, भारत राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट है। तो भारत की संस्कृति सबको पता लगे। जब अगर जिनपिंग आएंगे चाइना से और तमिलनाडु के मंदिर में नरेंद्र मोदी मुंड पहन के, धोती पहन के उनके साथ जाएंगे, तो वो फोटो तो चाइना में भी छपेगा, तो टूरिस्ट वहां भी पहुंचेगा ना। आप दिल्ली के 5 स्टार होटल ही बेचते रहेंगे क्या हर समय? तो भारत की संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर भी नरेंद्र मोदी बन गए। तो ये जो एक कंप्लीटनेस भारत को दी, आई थिंक उसलिए इसी वजह से जनता उनकी फैन है। राइट, ऑसम। राहुल गांधी और मोदी में डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज कुछ? देखिए, सिमिलरिटी तो केवल यही है कि भाई 17वीं लोकसभा में दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और राहुल गांधी के पास बहुत सारे मौके आए, लेकिन उन्होंने उस मौकों को गवा दिया। देखिए, राजनीति सागर भाई बहुत मेहनत का काम है। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मेहनत का काम है, 24/7। उसकी कोई छुट्टी नहीं है। सैटरडे को सरकार के ऑफिस बंद होते हैं, लेकिन मतलब सरकार तो चलती रहती है ना, अगले दिन तो आपको चलना ही है। सबसे बड़ा चैलेंज, मतलब आप पूरी कंट्री को मैनेज कर रहे हो, मतलब आप कई लाखों करोड़ का बजट में, अगर मान लिया बजट अगर
हम अगर एक कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर हो जाता है, हम उसको यूनिकॉर्न कहना शुरू कर देते हैं। अब एक कंट्री का वैल्यूएशन तो बहुत बड़ा होता है, कई $1 बिलियन का होता है, उसके आप हेड ऑफ द स्टेट है। हम्म। आप एक प्रोडक्ट कंपनी में एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट को डील कर रहे हो, तो यहाँ पे तो सारे विभाग हैं। यहाँ पे तो एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, डिफेंस भी है, फॉरेन मिनिस्ट्री भी है, मिल्क प्रोडक्शन भी है, खेती भी है, सब कुछ है। तो मतलब यू हैव टू बी एक्सपर्ट और एटलीस्ट अ डिसेंट एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दैट, राइट? आपकी एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो उसको हेड करने की काबिलियत होना, वो नरेंद्र मोदी ने दिखाया। देखिए, नरेंद्र मोदी इज अ फंक्शन ऑफ 15 years ऑफ आरएसएस, 15 years एट द हेड ऑफ द पार्टी में बड़े बड़े पोजीशंस पे, 13 years एज चीफ मिनिस्टर्स एंड 10 years एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये सबका कॉम्बिनेशन नरेंद्र मोदी है। एंड राहुल गांधी इज अ फंक्शन ऑफ हिज सेकंड नेम, गांधी, दैट्स ऑल। यही सबसे बड़ा फंक्शन है। समवन, नरेंद्र मोदी इज अ फंक्शन ऑफ हिज मेरिट एंड हार्ड वर्क, एंड राहुल गांधी इज अ फंक्शन ऑफ हिज सेकंड नेम। मतलब प्रियंका गांधी के लिए तो ये कहते हैं कि वो इसलिए राजनीति में अच्छा करेंगे। मैं परसों सुन रहा था, मुझे सुन के गुस्सा आया। मतलब ये वो इसलिए राजनीति में अच्छा करेंगे क्योंकि उनकी नाक और हेयर स्टाइल इंदिरा गांधी जैसा है। मतलब मैंने कहा अगर ये पॉइंट होने लगा फिर तो मतलब देन यू आर गॉन, राइट? मतलब ठीक है, ये एक पासिंग रेफरेंस हो सकता है, दिस कैन बी पासिंग रेफरेंस ना, ठीक है, देन आई एम फाइन कि अरे ये बहुत अच्छा करती भी है, लेकिन हाँ इंदिरा गांधी जैसी दिखती भी है। लेकिन इनकी राजनीति में इसलिए अच्छा करेंगी क्योंकि इनकी हेयर स्टाइल और नाक इंदिरा गांधी जैसी है। मतलब दैट्स नॉट स्टाइल। मतलब फिर आपको तो अमिताभ बच्चन के सारे डुप्लीकेट्स अमिताभ सारे बच्चन बनेंगे सारे फिर। डुप्लीकेट्स अमिताभ बच्चन हो जाएंगे, ठीक कह रहे हैं आप। वंडरफुल। और योगी जी वर्सेस मोदी जी? देखिए, योगी जी वर्सेस मोदी जी मतलब थोड़ा अनफेयर कंपैरिजन भी है। एक ही टीम से आते हैं, जैसे एक ही टीम के 2 प्लेयर को कंपेयर करना है। और एक तो उनकी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। योगी जी की उम्र है 52 साल के हैं वो, और नरेंद्र मोदी 73 के हैं। देखिए, पहले मैं दोनों को सिमिलैरिटी बताता हूँ। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों एक्सट्रीमली पॉपुलर है भारतवर्ष में, दोनों एक्सट्रीमली कमिटेड है अपने देश के लिए, जो भी काम कर रहे हैं। दोनों एक बहुत ही हार्ड डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। इनफैक्ट जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बने, थोड़े पॉपुलर हुए, तो एक एसएमएस चलता था, बताओ क्विज में कौन पहले उठता है सुबह। और पता लगा कि मतलब नरेंद्र मोदी 4 बजे उठते हैं और योगी जी 3:45 बजे उठते हैं। मतलब हार्डली मैटर्स, राइट? दोनों एक तरह से, दोनों की अपनी कोई फैमिली नहीं है। दोनों का जो मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसके लिए पैसे कमाऊंगा, कि दोनों के लिए कोई लेगेसी नहीं है। लेगेसी केवल देश के लिए लेगेसी छोड़ने के लिए, या अपने प्रदेश के लिए अपने काम के थ्रू लेगेसी छोड़ने के लिए। ये नहीं कि मैं ये अपने बेटे को दे जाऊंगा, अपनी बेटी को दे जाऊंगा, अपनी पत्नी को दे जाऊंगा, राइट? मतलब दोनों के पास 24/7 केवल काम है, सामाजिक काम, राजनीतिक काम, सामाजिक काम, राजनीतिक काम। ये तो उनकी सिमिलैरिटीज है। दोनों बड़ा सादा खाना खाते हैं। भारतीय संस्कृति में दोनों का बिलीव है, पूजा पाठी व्यक्ति हैं दोनों। डिफरेंसेस ये है मेरे ख्याल से, एक तो लंबा एक्सपीरियंस है, नरेंद्र मोदी के पास ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस है। नरेंद्र मोदी का रूट है स्टेट टू सेंटर। वो पहले स्टेट की राजनीति करी उन्होंने, वो मुख्यमंत्री रहे और फिर सेंटर में आए। योगी आदित्यनाथ 19 साल पार्लियामेंट में गए, फिर स्टेट में गए। तो ये एक तरह से रिवर्स मूवमेंट है उनका इस तरह का फॉरवर्ड मूवमेंट है। दूसरा है, नरेंद्र मोदी काफी लंबे समय तक पार्टी में रहे, पार्टी के पदों में रहे। हम में से किसी को 2002 में पता भी नहीं था कौन नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो तो पार्टी में, लेकिन पार्टी के लोगों को पता था, पत्रकारों को पता था, क्योंकि पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ कभी पार्टी की पोजीशंस में नहीं रहे। वो 26 साल की उम्र में पहली बार 1998 में सांसद बन गए। तो पार्टी के मतलब कि मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, ये रोल्स उन्होंने नहीं करें। वो हाँ चुनाव प्रचारक थे, क्योंकि वो बोलते बचपन से ही बहुत अच्छा थे, बचपन से मतलब युवावस्था से ही बहुत अच्छा बोलते थे, तो ओरेटरी अच्छी थी, स्टार प्रचारक थे पार्टी के। तो ये दोनों में एक डिफरेंस दिखता है। लेकिन दोनों मेरे ख्याल से महाभारती के बहुत जुजलमान सपूत है, और वो उत्तर प्रदेश में अच्छा कर रहे हैं और वो देश में अच्छा कर रहे हैं। बल्कि एक बड़ी सुंदर बात अभी नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कही कि भाई मेरे मुख्यमंत्री भी योगी जी हैं, क्योंकि मैं भी इन्हीं के प्रदेश से सांसद हूँ। तो वो बड़ी अच्छी बात थी कि भाई अपने मुख्यमंत्री को इतनी तवज्जो देना। और मैंने नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ की जितनी तारीफ करते देखा है, ये किसी और चीफ मिनिस्टर की नहीं करते देखा। जैसे उन्होंने टर्म दे रखे हैं योगी जी को, भाई इन्होंने तो यूपी को एक्सप्रेस प्रदेश बना दिया, क्योंकि इतने सारे एक्सप्रेस वे बन गए, इतनी अच्छी सड़कें बन गई। उन्होंने एक टर्म दिया यूपी प्लस योगी उपयोगी, और उन्होंने बल्कि कम से कम 3-4 बार दोहराया, यूपी प्लस योगी, और जनता ने कहा उपयोगी। तो ऐसे उन्होंने मतलब योगी जी के अराउंड फ्रेजेस गढ़े हुए हैं कि भाई यहाँ तो योगी जी की सरकार है, गुंडे पर नहीं मार सकते, यहाँ तो योगी जी की सरकार है, ये तो एक्सप्रेस वे प्रदेश है, ये उपयोगी चीफ मिनिस्टर है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अमित शाह हो गए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो गए, चाहे अन्नामलाई हो गए, चाहे हेमंत बिस्वा हो गए, स्मृति ईरानी हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए, इनको जिस तरह से नर्चर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई मेरा हर आदमी का कुछ तो
पास टाइम है ही ना वो। कभी तो कि सचिन तेंदुलकर कितने भी अच्छे प्लेयर थे, सुनील गावस्कर कितने भी अच्छे प्लेयर थे, एक दिन तो रिटायर हुए। तो हम नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी रिटायर हों, और वो 73 के हैं, लेकिन वो 73 जैसे लगते नहीं हैं। वो जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो आज भी एक 30-40 साल के युवा की तरह लगते हैं। वो मतलब 7 देशों की यात्रा करके आते हैं, कैबिनेट मीटिंग लेते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन साइट में चले जाते हैं, एक दिन में 5-5 रैली अटेंड करते हैं। मैं अभी देख रहा था क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो एक रैली से उतर रहे थे, कौन, लालू के बेटे, उनकी पीठ में दर्द हो रहा है, क्रैम्स आ गए हैं, कोई यहाँ बीमार पड़ा है, कोई वहाँ बीमार पड़ा है, क्योंकि किसी ने इतनी मेहनत करने की आदत नहीं है। नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में, तेजस्वी यादव जो शायद 30-35 साल के, उनसे ज्यादा युवा है। तो नरेंद्र मोदी कब रिटायर होंगे, ये तो सचिन तेंदुलकर की तरह है कि सचिन तेंदुलकर विल डिसाइड व्हेन ही विल रिटायर, राइट? बट व्हेनेवर ही विल रिटायर, ही हैज क्रिएटेड अ बैटरी ऑफ लीडर्स। उन्होंने एक पूरी सीरीज बैटरी बना दी है कि भाई ऐसा नहीं कि मेरे जाते ही भाजपा लड़खड़ा जाएगी, मेरे जाते ही देश लड़खड़ा जाएगा, यानी वो बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दिया है जिनको राजनीतिक एक्सपीरियंस भी है, मतलब चुनाव कैसे जीते जाते हैं, जनता के बीच कैसे जाया जाता है, और सरकार कैसे चलाई जाती है। तो दोनों एक्सपीरियंस वाले उन्होंने बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दिए मेरे ख्याल से। वंडरफुल। योगी जी के बारे में कहते हैं, योगी जी थोड़े खुल के बोल देते हैं जी। मोदी जी ऐसे नहीं हैं। तो क्या दावेदार हैं पीएम के योगी जी, आपको लगता है? जैसे मैंने कहा कि जब भी पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा आएगा, तो मेरे ख्याल से इस बात से डिसाइड होगा कि कौन ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति में अभी 15-20 साल बचे हैं। अगर मैं एक तरह से डेडलाइन रखूं 75 साल की, जो भाजपा ने अपनी इंटरनल डेडलाइन बनाई है 75 साल की, तो मेरे ख्याल से जो भी लोग इस समय 55 से 60 साल की उम्र के बीच में हैं, वो एक पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया, जिसको चुनाव जीतना आता है, जिसको समझ है चुनाव की जनता को एड्रेस कैसे करते हैं। ऐसे लोग नहीं जिनको एमएसपी एमआरपी नहीं पता है, तो जनता को एड्रेस कैसे करते हैं, जो जनता में पॉपुलर है। तीसरा, जिसको सरकार चलानी आती है, जो लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हैं, और ये सारे दावेदार हो सकते हैं। अब ये देखा तब जाएगा जब वो एरा आएगा, जहाँ कहते हैं ना हम लोग वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम, राइट? वो अमित शाह भी हो सकते हैं, जो भी 59 ईयर्स के हैं, उन्होंने राजनीतिक रूप से पॉपुलर हैं, गुजरात में सरकार में बड़े पदों पर रहे, सेंटर में सरकार में बड़े पदों पर रहे, राइट? लंबा उनका राजनीतिक करियर बचा है। योगी आदित्यनाथ केवल 52 साल के हैं, 19 साल पार्लियामेंट पर रहे हैं, 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक समझ है, सरकार चलानी आती है, बहुत सुंदर सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश की। हम लोग उत्तर प्रदेश में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, बड़े दावेदार है। हेमंत बिस्वा 55 साल के हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट भाजपा के लिए संभाल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, सेंटर में मिनिस्टर है, पॉलिटिकली पॉपुलर है, अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी बात करते हैं, अच्छे दावेदार हैं। स्मृति ईरानी 50 साल की भी नहीं है, मेरे ख्याल 46-47 साल की हैं, कई भाषाएं बोल लेती हैं, बहुत सुंदर इंग्लिश, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी बोलती हैं, मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, राजनीतिक मंचों पर अच्छा बोलती हैं, महिला भी हैं, लोग महिला से कनेक्ट करते हैं, महिला रिजर्वेशन भी आने वाला है, बड़ी दावेदार है। देवेंद्र फडणवीस मेयर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, वहाँ से चीफ मिनिस्टर बने, मतलब बिल्कुल नीचे से ऊपर पहुंचे, इंग्लिश हिंदी मराठी बोलते हैं, 55 साल उम्र है, एक्सपीरियंस है, बड़े दावेदार है। नए दावेदार जो पैदा हो रहे हैं, तेजस्वी सूर्या 30 साल के हैं, बैंगलोर साउथ से, अब दोबारा उनको टिकट मिल गई है, बिल्कुल जो जैसी खबर आ रही है, जीत रहे हैं, अच्छे दावेदार हैं। के.एन. मलाई IPS ऑफिसर रहे हैं, IIM लखनऊ के पढ़े हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, OBC परिवार से आते हैं। उन्होंने बिल्कुल पिछले 1.5-2 साल में तमिलनाडु बिल्कुल भाजपा के लिए एक तरह से एक न्यूज़ में ले आए भाजपा को, वहाँ पे बिल्कुल वहाँ का वोट शेयर बढ़ेगा, सीटें भी आ सकती हैं, बड़ा फेस है, तो एक बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दिए। तो अभी से बोलना है कौन दावेदार होगा, कहना मुश्किल है। हाँ, जैसे मैंने कहा, इन सब नामों में से सभी बड़े दावेदार हैं कि उस मूवमेंट में जब whenever नरेंद्र मोदी विल हैंग हिज बूट्स, ऐसा कहते हैं ना, जब भी वो अपना बैट रखेंगे, अपने ग्लव्स उतारेंगे, तब परिस्थिति क्या होगी, तब कौन कितना पॉपुलर होगा, तब किसकी क्या ट्रेनिंग होगी, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बैटरी ऑफ लीडर्स नरेंद्र मोदी ने क्रिएट कर दिया। आपने किताब लिखी 101 रीजन बीजेपी को वोट करने के। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, है ना? तो उसमें से हालांकि कुछ रीजंस आपने अभी दे दिए जी, और कुछ रीजंस? जी हाँ, मेरी किताब का टाइटल है 101 रीजंस व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी, और ये ग्राफिक नॉवल है, एक कॉमिक बुक की तरह बनाई है मैंने। खासकर ये नए वोटर को टारगेट करके बनाई है, जो 2 करोड़ नए वोटर हैं इस बार, जो पहली बार वोट कर रहे हैं, जिनकी उम्र केवल 18 या 19 साल है। ये सारे बालक, ये सारे बच्चे बच्चियां 10 साल पहले केवल 8-9 साल के रहे होंगे जब ये 4वीं-5वीं में रहे होंगे, व्हेन नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो इनके जीवन में तो पिछले 10 साल में कार्टून, कॉमिक, एनिमेशन, यही लगा। तो मुझे लगा एक कॉमिक बुक के माध्यम से मुझे बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में क्या करा। ये किताब को मैं एक तरह से 2-3 पार्ट में बांट सकता हूँ। एक तो कि नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स की ग्रामर को कैसे चेंज करा। पॉलिटिक्स की एक बड़ी आसान सी ग्रामर कांग्रेस ने बनाई थी, पॉलिटिक्स की मतलब चुनाव जीतने की। वो क्या थी? मुस्लिम कम्युनिटी को अपीज करो,
कि भाई हम, और उनको डराओ, हिंदुओं का भय दिखाओ, देखो ये तुम्हें तंग करेंगे, हम तुम्हारे रखवाले हैं, हमें वोट करो उनके लिए भी कुछ नहीं, मुसलमानों के लिए करा कुछ नहीं उन्होंने खास, नहीं तो वो इतनी बुरी हालत में क्यों होते, है ना। करो कुछ मत, उनको दिखाते रहो, डर दिखाते रहो, और उनको थोड़ा हज कमेटी में भेज दो, यहाँ भेज दो, थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखा के उनका वोट लेते रहो। हिंदू को हिंदू मत बोलो, हिंदू को बोलो नहीं तुम हिंदू नहीं हो, तुम हो ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम ये जात वो जात, और उनमें से किसी एक दो कास्ट को पकड़ लो और चुनाव जीत जाओ। हमारी वोटिंग सिस्टम में थोड़ा सा फ्लॉ है, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम जिसको हम कहते हैं। 3-4 लोग वोट करते हैं, 30% अगर आप चुनाव आपको वोट मिल जाए तो आप सरकार बना लेते हैं। जैसे जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसमें आपको कम से कम 50% वोट लेना पड़ता है। हमारे 50% वोट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4-5 तो कैंडिडेट लड़ते हैं, आपको उन सब में फर्स्ट आना होता है। जो 5 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट है उसमें तो 25% 30% में आ जाएंगे। आपको मुस्लिम वोट एन ब्लॉक मिल गया, 1-2 कास्ट का वोट मिल गया, आपने सरकार बना ली। काम हम ज्यादा मत करो, काम कहाँ करेंगे, काम तो हम तो प्रधानमंत्री घर में पैदा हुए, हम तो चीफ मिनिस्टर घर में पैदा हुए, काम हम थोड़ा हम करेंगे, हम तो मजे करेंगे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उन्होंने पूरी ग्रामर को चेंज कर दिया। उसी ग्रामर में उन्होंने क्या करा, मैंने लिखा है, उन्होंने 2 तरह से भारतीयों को कंसोलिडेट करा। ये भी एक भाजपा और कांग्रेस में बड़ा डिफरेंस है। भाजपा की जो राजनीति है वो कंसोलिडेट करने की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है जो उन्होंने अंग्रेजों से सीखी वो तोड़ने की राजनीति है। जो अभी भी राहुल गांधी कर रहे हैं कि भाई तुम अपनी कास्ट बताओ, तुम किस कास्ट के हो, तुम किस कास्ट के हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अभी सैम पिट्रोडा ने कहा कि जो साउथ इंडियन है वो अफ्रीकन दिखता है, जो नॉर्थ ईस्ट का है वो चाइनीज दिखता है, जो नॉर्थ का है वो अरेबिक दिखता है। तो वो मतलब किसी ना किसी तरह से कभी रंग भेद के नाम से, कभी आपके कलर के हिसाब से, कभी आपके धर्म के हिसाब से, कभी आपके जात के हिसाब से आपको बांटने की कोशिश करता है। फिर कुछ सेक्शन से लेके वो एक इक्वेशन बना के चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं इनको कंसोलिडेट करूंगा। कैसे कंसोलिडेट करूंगा? उन्होंने 2 तरह से कंसोलिडेट करा। पहला जो करा वो मेरी किताब का मेजर पार्ट है। पहला उन्होंने कहा भारत का व्यक्ति इसलिए वोट करेगा मेरे लिए क्योंकि मैंने उसका जीवन परिवर्तित कर दिया। 4 करोड़ लोगों को हाउस ओनर बना दिया नरेंद्र मोदी ने। देखिए हम सबके जीवन में सागर एक सपना होता है कि हम अपना घर होगा, एक गाड़ी होगी, है ना। ये एक नॉर्मल एक सपना होता है, चाहे वो किसी का बाइक का सपना हो, किसी का छोटी कार का, किसी का बड़ी कार का, किसी का छोटे घर का। नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ लोगों को हाउस ओनर बना दिया पीएम आवास योजना में। 4 करोड़ लोगों के सिर पर छत है, ठीक है। 10 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट है, 10 करोड़ लोगों के घर में गैस का चूल्हा है, 11 करोड़ लोगों के घर में टैप से पानी आता है। हम लोगों को सुनने में लगता है ये आंकड़ा ही तो है, लेकिन आंकड़ा नहीं है ये। आप किसी महिला से जाके पूछिए, जब वो नल खोलती है उसको जादू जैसा लगता है। इट्स अ मैजिकल फॉर हर। यू नो व्हाई इट्स मैजिकल फॉर हर? क्योंकि नल खोलना मतलब सिर पे 30 लीटर की गठरी हटा दी किसी ने, ठीक है। आप अपने घर में 15 लीटर की भरी हुई बाल्टी लेके घूमेगा, नानी याद आ जाएगी। वो महिला 20-20 30-30 लीटर के कई चक्कर काटती थी। ऐसी 11 करोड़ महिलाएं भारत में हैं, और 11 करोड़ महिलाएं मतलब उनके घर में 4-5 लोग रहते होंगे, मतलब 50 करोड़ लोगों के घर में अब लोग नल से पानी पी पाते हैं। वो गैस का चूल्हा जलाना मतलब इतनी सारी जो लकड़ी लेके आती थी, उपले बनाती थी, उसका धुआं लेती थी, उसके लंग फेफड़े खराब होते थे, उसको हटा दिया। तो लोगों का जीवन ड्रास्टिकली परिवर्तित हो गया। जो बिल्कुल गरीब जनता थी उसको राशन मिल रहा है, उसको 1 रुपये चल रहा है तो 1 रुपये आ रहा है, उसकी पेंशन मिल रही है, उसकी स्कॉलरशिप मिल रही है, उसकी पीएम किसान के पैसे मिल रहे हैं। मतलब आदमी जो बेसिक पॉवर्टी से बाहर आ गया। 25 करोड़ लोग एब्जेक्ट पॉवर्टी से बाहर आ गए पिछले 10 साल। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। जो मिडिल क्लास है वो देखता है कि मेरे भारत का इतना सम्मान हो रहा है, भारत के एयरपोर्ट, भारत के हाईवेज विदेशों जैसे हो गए। आपको याद है आज से 10 साल पहले हम जब टोल नाके पे जाते थे तो कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 1-1 घंटा वेट करना होता। अब तो सट्ट से हम निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। फास्टैग में स्टार्टिंग में दिक्कत आई है ना, याद है? अब 6 महीने भाई तुम्हारे पास नहीं है, कोई आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। लेकिन कोई भी नई व्यवस्था लाने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत होती है। नरेंद्र मोदी ने ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं लाई, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो फास्टैग हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो। आपको लगेगा थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जैसे भी आप कोई बड़ा चेंज करते हैं कंट्री में आपको दिक्कत आती है। नरेंद्र मोदी को पता था ये दिक्कत आने से मुझे चुनाव में दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे चुनाव हुए भी बीच बीच में, वहां पर उनको दिक्कत आई भी। बट उन्होंने कहा मेरा एम क्या है, मेरे देश को प्रगति किससे मिलेगी। तो ये उनके जो काम थे सारे वो मैंने इंगित करे, चाहे वो गरीब लोगों के लिए काम हो, चाहे वो मिडिल क्लास के लिए काम हो, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो कि भारत में बिजनेस करना कितना आसान हो गया। भारत में 150 यूनिकॉर्न है। भारत इस समय विश्व का 3रे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। अमेरिका सबसे बड़ा है, चाइना उसके बाद है, और भारत नंबर 3 में। भारत में इस समय 150 यूनिकॉर्न्स है। यूनिकॉर्न्स मतलब जिनका $1 बिलियन से ज्यादा का वैल्यूएशन है। और पिछले साल तो कम से कम हर 10 दिन में एक नया यूनिकॉर्न भारत में पैदा हुआ। फिजिक्स वाला है, ओयो है, पाइन लैब्स है, एक से एक यूनिकॉर्न है। स्टार्टअप में काफी काम, स्टार्टअप में बहुत सारा काम हुआ। ये वाला काम। तीसरा जो काम सबसे बड़ा चेंज भारत को लगा है कि भारत में रहने वाले को भारतीय होने पे गर्व करना सिखा दिया नरेंद्र मोदी। पहले जब भारत का प्रधानमंत्री से अगर विदेश जाता था तो वो दीनहीन अवस्था में जाता था, और वो गिफ्ट भी ताजमहल देता था। भारत का टूरिज्म ताजमहल से शुरू होता था, ताजमहल पे खत्म हो जाता था। जैसे भारत का प्रतीक ताजमहल है। आप जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो भगवत गीता देते हैं। भगवत गीता एक फिलोसॉफिकल गाइड है भारत की। उन्होंने ओबामा को भगवत गीता की, और ओबामा ने बात भी करी उसके ऊपर।
ओबामा ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मुझे रामायण और महाभारत प्रभावित करते हैं। ओबामा लिखा, बराक ओबामा जो विश्व के बड़े लीडर माने जाते हैं। जब ओबामा ने उनको डिनर ऑफर करा तो नरेंद्र मोदी ने कहा मैं नहीं खाऊंगा डिनर, क्योंकि मेरे नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कवर करा कि नवरात्रि के व्रत क्या होते हैं। ओके। मतलब वो ऐसे नहीं कोई ड्रामा कर रहे थे व्रत रखने का, उनका व्रत होते हैं, वो सालों से व्रत रख रहे हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, जब कोई प्रीमियर आता है, जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है, तो उसको 5 स्टार होटल में खाना नहीं खिलाते हैं, वहां पे मीटिंग नहीं होती, कभी किसी मंदिर में होती है, कभी किसी नदी किनारे होती है, कभी किसी स्टेट में होती है, कभी स्टेट में होती है। भारत में G20 हुआ तो 60 शहरों में हुआ भारत के। एक ऑटो वाले टैक्सी वाले को पता था कि G20 हो रहा है भारत में। अगर केदारनाथ का मंदिर अगर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं इसका जीर्णोद्धार कराऊंगा, मैं काशी कॉरिडोर भी बनवाऊंगा, कुंभ को भी बड़ा करके योगी आदित्यनाथ को दिशा दूंगा और बड़ा कुंभ करूंगा भारत में। मतलब भारत के जितने भी सांस्कृतिक प्रतीक है उनको मैं बड़ा करूंगा। अगर अयोध्या का मंदिर है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाऊंगा और 11 दिन अपने शरीर को तैयार करूंगा। 11 दिन उन्होंने व्रत रखा, वो जमीन पे सोए, अलग अलग मंदिरों में गए जो राम से जुड़े मंदिर हैं। और बहुत सारे लोगों के जैसे कहते हैं ना कि सीने में सांप लौट गए, भाई ये तो धार्मिक है, ये क्यों है। मैं विदेश बहुत जाता हूँ, है ना, मेरा विदेश जाना होता है बीच बीच में कुछ कॉन्फ्रेंसेज में। लोग कहते हैं भारत में तो बहुसंख्यकवाद आ गया है, भारत तो मेजोरिटी के हिसाब से चल रहा है, हिंदुओं के हिसाब से चल रहा है। भाई पूरा विश्व ही ऐसे चलता है। जैसे मैं अभी ऑक्सफोर्ड में था, 3 महीने में एक फेलोशिप में था, मुझे किसी ने कहा कि सेकुलरिज्म की कुछ क्लास चल रही थी। जिस क्लास में मैं बैठा था, जिस कमरे में बैठा था, उसका नाम था सेंट क्रॉस रूम। मैंने कहा भाई यहाँ तो क्रॉस टंगा है, मुझे सेकुलरिज्म क्या सिखा रहे हो तुम? जिस कमरे में क्रॉस लगा है, क्रिश्चियनिटी का क्रॉस लगा है, मुझे क्या सेकुलरिज्म सिखा रहे हो इस क्लास में? उन्होंने कहा नहीं आपको इस क्लास से थोड़ा बाहर सोचना चाहिए बड़ा। मैंने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चर्च है, मैंने तो कभी नहीं सुना किसी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चर्च होते हैं। हमारे तो किसी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल मंदिर नहीं होता है। बिल्कुल। फिर मैंने देखा, मुझे मैं कंट्री लेवल पे गया तो वहां की राज्यसभा, जिसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, वहां पे 2 हाउसेज हैं, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो वहां की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 22 पोजीशन रिजर्व्ड है चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए। मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड के 22 पादरी, 22 प्रीस्ट बैठते हैं वहां की संसद में, जो रिजर्व्ड है उनके लिए पोजीशंस, जिसको वो भेज दे। ये कहीं का सेकुलरिज्म है क्या? वहां की जो रानी होती है, पहले रानी थी अब राजा है, वहां का जो किंग होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द चर्च भी है। ये तो सेकुलरिज्म की परिभाषा का बिल्कुल विरोध है कि भाई एक ही आदमी दोनों चीजें मैनेज ना करे। जो मंदिर मैनेज कर रहा है, जो मस्जिद मैनेज कर रहा है, जो चर्च मैनेज कर रहा है, वही कंट्री को मैनेज ना करे। वहां पे दोनों है, तो वहां पे सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं है। वहां 10 दिन की क्रिसमस की छुट्टी क्यों होती है? वहां 5 दिन की ईस्टर की छुट्टी क्यों होती है? वहां पे रमजान में 10 दिन की छुट्टी, वहां पे दिवाली पे 10 दिन की छुट्टी है, होली पे 10 दिन की छुट्टी की होती है। और वो ठीक भी है भाई, ठीक भी इसलिए कि वहां पे बहुतायत जनसंख्या क्रिश्चियन है, तो उनके हिसाब से होती है। लेकिन हमें सिखाते हैं वहां रह के, नहीं तुम हिंदू मत बनो, हम तो क्रिश्चियन रहेंगे और तुम्हें हिंदू नहीं बनने देंगे। तो इस जो भ्रम को ना, ये जो डबल मीनिंग बातें थी कि भाई हम तो, इसे कहते हैं ना हिपोक्रेटिकल बिहेवियर, कि हम तो जैसे रहेंगे लेकिन तुम्हें नहीं करने देंगे। आपने कभी ओबामा की शपथ देखी है? आपने जो बाइडेन की शपथ देखी है? आपने डोनाल्ड ट्रंप की शपथ देखी है? वो लोग शपथ किस पे लेते हैं? बाइबल पर रख के हाथ। कोई कहता है क्या क्रिश्चियन प्रेसिडेंट बन गया? किसी ने बोला क्या? कभी नहीं बोला। नहीं। और वो शपथ लेने से पहले वॉशिंगटन डीसी के एक चर्च में जाके एक पूरी 20-25 मिनट की पूरी एक रिलीजियस प्रोसीजर होता है। किसी ने कहा कि क्रिश्चियन प्रेसिडेंट बन गया क्या ओबामा का? लेकिन हमें वहां के थिंक टैंक बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी मंदिर चले जाते हैं अपनी शपथ लेने से पहले, अरे ये तो हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, मुसलमानों को डर लग रहा है, क्रिश्चियन को डर लग रहा है। अगर नरेंद्र मोदी घर देते हैं तो मुसलमान हिंदू देख के नहीं देते हैं, इसलिए देखते हैं कौन गरीब है, इसको घर की जरूरत है। जब हाईवे बनता है तो उसमें कोई टोल टैक्स ऐसे नहीं लगता, अरे तुम मुसलमान हो तुम्हें ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा। भाई जब देश की प्रगति होती है तो सबकी प्रगति होती है। राइट। अगर बिजनेस अगर अजीम प्रेमजी हैं जो मुसलमान हैं, तो विप्रो बड़ी हो रही है ना भारत में। वो इसलिए तो या जो हिमालय कंपनी है, आयुर्वेदाई कंपनी, वो मुसलमान चलाते हैं तो वो बड़ी हो रही है। कोई ये देख के तो हिमालय का साबुन नहीं लेता है कि मुसलमान के हिंदू की है। बल्कि कई बार तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको पता नहीं होता खाना पीछे कौन बना रहा है। जब भारत की प्रगति होती है तो पूरे देश की प्रगति होती है, हर व्यक्ति की प्रगति होती है। इस सोच से जो चले, आई थिंक ये मैंने अपनी किताब में लिखा है कि किस तरह से भारत की एक इमेज जो बनी है, भारत की इमेज है कि भारत में भारतीय होने पे अब गर्व होता है। भारत के त्यौहार देखिए कितने बड़ी तरह से मनाए जाते हैं। अगर आप कुर्ता पजामा पहनते हैं तो वो कॉस्ट्यूम नहीं है, वो जो कॉस्ट्यूम बन गया था, ये तो शादी ब्याह में पहनते हैं, ये तो त्यौहार में पहनते हैं। अब आपको देखना कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग सड़क पर ज्यादा दिखेंगे आपको। अभी भी थोड़े से टैबूज बचे हैं। आप किसी भी भारत के प्रोफेशनल ऑफिस में कुर्ता पहन के नहीं जा सकते। वो अरे ये क्या पहन लिया, कॉर्पोरेट कल्चर। पैंट कमीज जो विदेश से आपने बोरो करी है, जो भारत की गर्मी के मौसम में फिट भी नहीं होती है, उसको आपने भारत की नेशनल ड्रेस बना दिया है। और कुर्ता पजामा जो भारत की ड्रेस है, जिसे पहन के भारत को आज़ादी मिली है, महात्मा गांधी से लेकर नेहरू और सरदार पटेल ने जो ड्रेस पहनी है, वो भारत की ड्रेस नहीं बची है।
लेकिन अब ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। लेकिन भारतीयों को भारतीय होने में जो गर्व करा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है मेरे ख्याल से, जो मैंने अपनी किताब में इंगित किया। वंडरफुल, बहुत लॉजिकल बातें आपने बताई जी। अच्छा, 5 किताबें, 5 या 3 योगी जी पर हैं? 3 योगी जी पे मेरी किताबें हैं, जिसको हम योगी ट्रायलॉजी बोलते हैं। उसमें ऐसा क्या खास है, वाई योगी जी? देखिए, योगी जी की वो 3 किताबें हैं, उन तीनों किताबों का एक पर्पस है। पहली किताब आई उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वो उनकी ऑफिशियल बायोग्राफी, एक तरह से एक डेफिनेटिव बायोग्राफी है, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, जो उसके बाद कई भाषाओं में आई। वो हिंदी में आई, वो तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया में आई, कई भाषाओं में आई, उर्दू में भी आई वो किताब, बल्कि अब मैं और कई विदेशी भाषाओं में भी आएगी वो किताब अब। फिर जब उनका 5 साल हो गया, जब वो 2022 वाले इलेक्शन के लिए जाने लगे, तब मुझे जनता से ही बहुत सारे ट्वीट पे कमेंट्स आए, भाई 5 साल पे आपको किताब लिखनी चाहिए कि 5 साल में हुआ क्या। तो उसको मैंने डॉक्यूमेंट करा। उसका टाइटल था मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। ओके। कि एक साधु ने कैसे उत्तर प्रदेश को बदल दिया। और उसका सब टाइटल था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, कि हाउ यूपी वाला भैया अब्यूज बिकेम अ बैज ऑफ ऑनर। हम जब महाराष्ट्र जाते थे, बैंगलोर जाते थे, तो हमको गाली पड़ता है, तो भैया यूपी के, जो बिहारियों को यूपी वालों को बहुत गाली पड़ती है ना। लेकिन आज हम जब जाते हैं तो हम गर्व से कहते हैं, और लोग हमको प्राइड से, अच्छा आप तो योगी जी के स्टेट से आए हो। मैंने अभी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है, मैंने अभी मैं कहा था, तेलंगाना में था, मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लोगों ने हल्की सी ताली बजाई। मैंने कहा मैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो ताली की गर्जना उसके 100 गुना हो गई। मतलब वो ऑब्जेक्टिव ऐड हो गया, आप उत्तर प्रदेश से नहीं, अब योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आते हैं। जिस उत्तर प्रदेश के भैया होने पे आपको गाली पड़ती थी, आज उत्तर प्रदेश पे आने पर आपको सराहा जाता है, और आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में आते हैं, जहाँ स्टार्टअप हैं, जहाँ हाईवे हैं, जहाँ गुंडे जेल में हैं, उस आप उत्तर प्रदेश से आए। तो ये 2 किताबें हुई। तीसरी किताब, मुझे बहुत सारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने कहा कि उनका बचपन क्या था, वो बच्चे थे तो क्या प्रेरणा आज के बच्चे ले सकते हैं उनसे। तो वो मैंने कॉमिक बुक की तरह लिखी, अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय मतलब अजय सिंह बिष्ट, उनका प्री संन्यास का जो नाम था। वो उत्तराखंड में पले बड़े, उनके पिताजी एक फॉरेस्ट गार्ड थे, एक छोटे से, उनके जो 6 भाई बहन थे, सब मिला के 7 लोग थे वो। उनके ग्रामीण अंचल से आने वाली उनकी माँ थी। उनके गांव में जब मैं रिसर्च करने गया तो आखिरी 1 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ता, पगडंडी है उसमें, बाइक भी चलाना बहुत मुश्किल है। कार तो आप सोच ही नहीं सकते, वहाँ जाएगी नहीं कार, बिल्कुल पहाड़ी के नीचे है। उसमें रहकर उसी दशा में उनके पेरेंट्स रहते थे। उनके पिताजी की तो अभी 2 साल पहले देहांत हो गया, माताजी रहती हैं, उनके भाई बहन, कोई फूल बेच रहा है, कोई मास्टर है, कोई फौजी है, किसी को पता ही नहीं है। तो उस जीवन को इंगित करना वो एक कॉमिक बुक में है। तो तीनों की रेंज अलग है, एक उनकी बायोग्राफी है, एक बच्चों के लिए, उनके 5 साल के काम पे है। ओके जी। ऐसे कुछ इवेंट्स जो योगी जी के बारे में लोगों को नहीं पता देखिए, होना बहुत चाहिए? सारे इवेंट्स हैं, बल्कि मैं जब ट्रेस करता हूँ उनका आज का जीवन, तो मुझे बहुत सारा उसमें लगता है ये कैसे आया होगा। जैसे अभी दिखता है उन्होंने काऊ प्रोटेक्शन पे बहुत सारे लॉज बनाए हैं। अब उनकी माताजी ने बताया कि हमारे घर में जो 5 गायें थी, उनको शाम को चराने का जो रूटीन था वो अजय का था। अजय का था मतलब योगी आदित्यनाथ जी का था। मतलब स्कूल जाके जो काम था वो अजय का था। मैंने अपनी कॉमिक में लिखा भी है, कोई भी उनकी गाय के साथ कोई पत्थर मार दे तो एकदम से वो चढ़ जाते थे, मेरी गाय के साथ कोई कुछ नहीं करेगा, मैं देख लूंगा मैं। सोचिए 11-12 साल का बालक मतलब पूरे गांव को एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि अब वही तेवर उनके जो 12 साल में थे वो आज भी दिखते हैं, आज भी वही है ना। आज उस तेवर को दिखा भी पाते हैं कि उनके पास सरकार है, कि भाई कोई गलत नहीं करेगा, वो कोई अनैतिक बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी गाय को नहीं छेड़ो, आप उसको नहीं मारो। जैसे लोग गाय को डंडी मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं, चोट लग जाती है, भाई वो तो वो बेजुबान जानवर है, और गाय तो एक शांत जानवर भी, वो अटैक बैक भी नहीं करता। आप कुत्ते को पत्थर मारो वो तो काट भी देगा, गाय तो बेचारी वो आप पत्थर मार दो भाग जाती है बेचारी। तो जो उनका वो प्रेम था वो तब से दिखता है मुझे आज में। फिर जो साहस उनको आज की गवर्नेंस में दिखता है ना, जिसको हम तेवर या टशन कहते हैं, वो उनका मुझे बचपन से दिखता है। उनके मैं आपको 2-3 किस्से सुनाता हूँ। एक बार की बात है, वो कॉलेज में थे और उनके ग्रुप से एक लड़की चुनाव लड़ रही थी, उनका 10-12 लोगों का, और साइंस पढ़ते हो, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, वो साइंस के स्टूडेंट है। बीएससी एमएससी करी, एमएससी उन्होंने 3 महीने पहले छोड़ दी, क्योंकि उन्हें संन्यास लेने का मन आया उनका, और वो संन्यास ले गए, तो उनकी डिग्री पूरी नहीं हो पाई। लेकिन बीएससी और एमएससी भी उन्होंने 2 साल में से करीब 1 साल के ऊपर करी हुई है। तो जब वो बीएससी में थे तो एक लड़की चुनाव लड़ रही थी उनके ग्रुप की, तो पूरा ग्रुप कैनवेसिंग करने गया, थोड़ा वो अपने कोट द्वार में पढ़ते थे, दूर चले गए। लौटते काफी अंधेरा हो गया, और पहाड़ों में थोड़ा अंधेरा भी जल्दी होता है, और बसें कम चलती हैं। 1 बस चली गई, 2 बस चली गई, और बसें रोक नहीं देते लोग। उन्होंने कहा तो सारे कॉलेज के बच्चे पढ़े, ये टिकट लेंगे नहीं, WT चढ़ जाएंगे, और पास वास दिखा के, तो कंडक्टर भी छोड़ा था, कौन 7 सीट के पैसे बर्बाद करे। 1 बस चली गई, 2 बस चली गई, जो लड़कियां थी वो रोने लगी, क्या रात के 7 बज रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, पिताजी चुनाव लड़ना तो छूट, कॉलेज जाना छुड़वा देंगे मेरा, इतनी रात में पहुंचूंगी। और ये मैं बता रहा हूँ 91-92 का, कंजर्वेटिव था भारत उस समय बहुत। तो
योगी जी ने कहा कि योगी जी लेके आए थे, वो कह रहे थे नहीं हमें हर डोर टू डोर कन्विंसिंग करनी चाहिए। मतलब उनका पॉलिटिकल ब्रेन तब से तेज था कि मुझे जनता तक पहुंचना कैसे है। बाकी लोग अपने कॉलेज कैंपस में कैंटीन वैंटीन में समोसा खिला के थोड़ी सी रिश्वत देके चुनाव वोट लेना चाह रहे थे, वो कहते थे हम घर घर जाएंगे लोगों के, तो दूर चले गए वो। तो जो अगली बस के आगे आके खड़े हो गए वो, और लोग चिल्लाए अजय मर जाएगा। बिल्कुल कहते हैं बस उनके बिल्कुल 2 इंच पहले रुकी। मतलब मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा ऐसा करें ना आप लोग, लेकिन मैं उनको साहस की बात दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी बस के आगे आके किसी बस को रोकूंगा। फिर एक किस्सा हुआ, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ उनके यहाँ कोटद्वार में, पूरे देश से लोग आए, पूरे प्रदेश से लोग आए। एक बालक की हैजा से मृत्यु हो गई वहां। ओके। अब कोई उसका शरीर छूने को रेडी नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि हाँ ये तो गया। अब वो कह रहे अब अजय सिंह बिष्ट कह रहे नहीं ये तो मेरा अतिथि है। वो उन्होंने लाश को लपेटा और गांव तक छोड़ के आए। आदित्यनाथ ने खुद लपेट के उसको छोड़ के, और उसमें बीमार भी हो गए, खुद को हैजा हो गया उनको बाद में। okay. लेकिन मैं कह रहा हूं आपके पॉडकास्ट में किसी को भी, मतलब अगर आपको एक डेड बॉडी मिलेगी, आप कोचेंगे यार पुलिस केस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मुझे बीमारी हो जाएगी, किसकी हिम्मत है, किसकी इतनी। तो जो हिम्मत है उनकी जो आज दिखती है ना, वो तब से है। ये मैं 19, 20, 21 साल के किस्से सुना रहा हूं आपको। और वो 4-5 बार इसी बीच योगी आदित्यनाथ से मिले। जो एक आपको बड़ा कॉस्मिक कनेक्शन जो बताता हूं वो बड़ा मजेदार है। राम मंदिर बना भी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अभी योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में कहा भी कि राम मंदिर के चक्कर में ही मैं राजनीति में आया हूं। अब लोगों को समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोगों को। वो इसलिए आया, वो पहली बार जब अपने गुरु से मिले, उनके गुरु है महंत वैद्यनाथ, उनका 2014 में निधन हुआ। तो अपने गुरु से वो 3-4 बार मिले और इतने प्रभावित हो गए उनका कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। जबकि वो एक नॉर्मल, मतलब एक किसी वो सन्यासी फैमिली से नहीं आते हैं। वो तो पैंट कमीज पहनते थे। मेरी किताब में उनके फोटो है जिसमें उन्होंने गॉगल लगा रखे हैं, बैंडाना लगा रखे हैं, जैसे एक 20-21 साल का युवा होता है, उनके साथ के लोग गिटार बजा रहे हैं, उसमें लड़की लड़के सब हैं। मतलब एक जैसा 20-21 साल का 1991 में जैसे युवा होता होगा वैसे वो भी थे। लेकिन उनकी मीटिंग्स हुई, और वो जो पहली मीटिंग हुई वो किस बात की मीटिंग हुई, वो राम मंदिर पे हुई। महंत अवैधनाथ उनके गुरु जन जागरण पे निकले थे। वो अलग अलग कॉलेज कैंपस में जाके राम मंदिर का जो आंदोलन था उसके विषय में बता रहे थे। वो कोटद्वार पहुंचे और ये आयोजक थे। ये क्योंकि विद्यार्थी परिषद में आयोजक थे, तो ये आयोजक और वो वक्ता ऐसे पहली बार मिले और उनकी चर्चा शुरू हुई और वो प्रभावित हुए। ये इनसे प्रभावित हुआ, ये उनसे प्रभावित हुआ कि तो बड़ा ओजस्वी लड़का है, और इनका ये तो गुरु जी की बातें तो बहुत प्रभावित करने वाली है। तो जिस राम मंदिर मूवमेंट से ये दोनों मिले, वो राम मंदिर कब बना, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। मेरे ख्याल से ये कॉस्मिक कनेक्शन है। ओके। दूसरा कनेक्शन क्या है, जो पहली बड़ी राजनीतिक यात्रा निकली राम मंदिर, वो किसने निकाली, लालकृष्ण आडवाणी ने। और उस यात्रा को मैनेज कौन करता था, योगी जी? ना, नरेंद्र मोदी। ओके। तो उसका मैनेजर नरेंद्र मोदी था। तो जो राजनीतिक यात्रा थी वो नरेंद्र मोदी ने मैनेज करी, जो धार्मिक आंदोलन था वो योगी आदित्यनाथ ने मैनेज करा। और उस दिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों प्राण प्रतिष्ठा में थे। तो मेरे ख्याल से ये कॉस्मिक कनेक्शन जो मुझे लगता, मैं भी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या में था उस समय उन 5 दिन, तो ये जो कनेक्शन है, इस तरह के बहुत सारे किस्से मैंने अपनी किताब में लिखे। ओके जी, काफी स्ट्रेंज, मतलब सच में नहीं पता होगा। जी 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 जी। ओके। और नरेंद्र मोदी से रिलेटेड ऐसे कुछ किस्से? देखिए नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने उतनी उनके बचपन की रिसर्च नहीं करी है, लेकिन जितना मुझे जानकारी हुई, खासकर इस किताब को लिखते हुए, जो उनका जीवन है वो अथक परिश्रम का जीवन है। ही इज अ फंक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट। जैसे मैंने कहा कि वो 10 बाई 10 के कमरे में रहे। वो सुबह स्कूल जाते थे, शाम को अपने पिताजी के साथ चाय बेचते थे। फिर जब वो युवावस्था में हुए तो उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। एक मोमेंट में उन्होंने सोचा कि मुझे संन्यास लेना है। फिर लोगों ने कहा, वहाँ पे सन्यासियों ने आपको भेज दिया कि आपको देश निर्माण में काम करना है। पूरा देश घुमा उन्होंने, संघ में रहे। और संघ में कहा जाता है, आरएसएस में कहा जाता है कि आप ब्रेकफास्ट एक के घर में करेंगे, लंच एक के घर में करेंगे, डिनर एक के घर में करेंगे। क्यों करेंगे? आप होटल में करेंगे तो आपको क्या एक्सपीरियंस होगा? मैं आपके घर में रहूंगा तो मुझे फाइनेंस, रियल एस्टेट का पता रहेगा। इनके घर में कहूंगा तो कैमरा कैसे काम करते हैं पता लगेगा। इनके घर में रहूंगा तो फार्मर के जीवन पता रहेगा। इनके घर में रहूंगा तो बैंकर का जीवन पता लगेगा। इनके घर में रहूंगा तो टीचर का जीवन पता लगेगा। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की तो फैमिली नहीं है, उसको क्या पता फैमिली में क्या होता है। भाई वो हजारों परिवारों में रह चुका है, उसको एक बैंकर का जीवन भी पता है, उसको टीचर, क्योंकि उसने आरएसएस का लंबा जीवन जिया है। और आरएसएस में ये भी कहा था आप होटल में नहीं ठहरेंगे, धर्मशाला में ठहरेंगे, किसी के घर में रुकेंगे। आप किसी के घर में रुकेंगे तो आपको घर की व्यवस्था पता लगेगी, इनके घर में क्या दिक्कत है, क्या चिक पिक हो रही है, क्या दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, क्या होता है, क्या धंधा पानी है, क्या नौकरी है, सब पता लग जाएगा। ऐसे हजारों घरों में नरेंद्र मोदी रह चुके हैं। तो जो कहते हैं नरेंद्र मोदी का लोगों से कनेक्ट बहुत है, वो क्यों कनेक्ट है? क्योंकि उसको जनता का जीवन पता है। उसके लिए जैसे मैंने कहा ट्यूशन क्लास नहीं है। मैं जक्स्टपोज करूंगा राहुल गांधी पे। आप कहेंगे बार बार मैं राहुल गांधी पे क्यों आता हूँ, लेकिन कई बार ना आपको अगर कंपैरिजन करें तो समझ में अच्छा आता है। मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ, आई थिंक राहुल गांधी के सलाहकार मैंने बताया वो भी बड़े फैंसी टाइप है। सैम पिट्रोडा जो विदेश में रहते हैं, जयराम रमेश जो कहीं विदेश से पढ़ के आए हैं। नहीं, मैं खुद विदेश से पढ़ा हूँ, मैं विदेश में पढ़ने पे दिक्कत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
उनके जीवन का बस वही एट्रीब्यूट है। तो उनको शायद किसी ने सलाह दी राहुल गांधी को कि भाई आपको थोड़ा घरेलू दिखना चाहिए, है ना, यू शुड लुक लिटिल होमली। अब वो आइडिया अच्छा है भाई, राजनीति को थोड़ा घरेलू दिखना चाहिए, थोड़ा रोटी चावल बनाते हुए घर का काम करते हुए, तो किचन विचन में दिखना चाहिए आपको मम्मी के साथ। अब उन्होंने इस आइडिया को तो सुन लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट बड़ा गंदा किया। कहते हैं ना, मैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब उन्होंने क्या करा, वो अपने बागान में गए, उनका बड़ा सा स्टेट है, कहीं रहते हैं वो जहाँ, उसमें बड़ी सुंदर सी बास्केट ली, है ना, और एक कैंची ली, उससे उन्होंने संतरे काटे, कटक 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 कटक, उनको लिया, छीला, बड़े बड़े नजाकत से छीला, और फिर उन्होंने जैम बनाया, और जैम को बोला मामलाटे। मामलाटे क्या है, वो इटालियन में बोला जाता है जैम को। ओके। अब सोचिए, आप जनता से कनेक्ट हो रहे हैं भारत की, और आप बना रहे हैं मार्मलाटे अपनी किचन में, और जिसका कितने नाम लोगों भी को तो नहीं नाम ही पता है किसको। हम्म। आप आम की चटनी बनाओ भैया, आम का अचार बनाओ, नींबू का अचार बनाओ, आंवले का मुरब्बा डालो, जो भारत के लोग खाते हैं। भारत के लोग मार्मलाटे नहीं खाते हैं। तो मतलब अगर वो कितने डिस्प्लेस्ड है, मतलब एक व्यक्ति जो बिल्कुल रूटेड है जनता में, है ना, वो स्टेशनों पे चाय बेची है, और आप जब घरेलू होना भी कोशिश करें मम्मी के साथ, तो मामलाटे बना रहे हैं। ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है जो हम भारत की राजनीति में दिखता भी है। awesome. थोड़ा सा रामायणा के बारे में बात करें सर। जी बताएं। आपने स्कूल बनाया है जिसका नाम है रामायणा स्कूल, द रामायणा स्कूल। द रामायणा जी। ऐसा क्यों, थोड़ा अलग सा है ये, कुछ खास है स्कूल में? देखिए फुल फ्लेज स्कूल नहीं है, इट्स ए ऑनलाइन स्कूल, हम फिजिकल सेशंस भी लेते हैं इसके। ये बेसिकली आइडिया है कि रामायण जो एक बहुत पुराना भारत का इतिहास है, भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उसमें वेद हैं, उसमें उपनिषद हैं, उसमें इतिहास है, उसमें पुराण है। तो इतिहास दो हैं भारत की परंपरा में, केवल एक है वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास की महाभारत, और किसी को हम इतिहास में इंगित नहीं करते हैं। इतिहास इन्हीं दोनों को कहा जाता है, जो भारत की पूरी मूल ज्ञान परंपरा है। जब मैंने पढ़ना शुरू करा, मैं अपने बच्चों को होम स्कूल करता हूँ, वो स्कूल नहीं जाते हैं, घर पे ही पढ़ते हैं। अच्छा। घर पे पढ़ते हैं और एक्सपीरियंस से पढ़ते हैं। हम लोग सब ट्रैवल करते हैं, बहुत सारा देखते हैं, चीज़ों को देख के पढ़ते हैं, देख के सीखते हैं, ना कि पढ़ के सीखते हैं। तो आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते? मैंने स्कूल नहीं, देयर होम स्कूल, बोथ ऑफ माय किड्स आर होम स्कूल। वन इज 11, अभिराम इज 11 और नक्षत्रा इज 5। थोड़ा इसके बारे में इसके बारे में बताते हैं। मैं बताता हूँ, वहां से रामायण स्कूल निकला। तो जब मैंने अपने बालक को रामायण पढ़ाना शुरू करा, उसके जब प्रश्न आए, तो मुझे लगा तो मुझे भी रामायण नहीं पता है। और ये हिंदू घरों की एक प्रॉब्लम भी है। हम पूजा पाठ तो कर लेते हैं, हम 4 मंत्र तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें खुद भी रामायण की फिलॉसफी नहीं पता है, हमें खुद भी वेदों की फिलॉसफी नहीं पता है। हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं मेरा नाम त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, उनको चार वेदों के नाम भी नहीं पता होते हैं ढंग से कई बार। तो अब मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूंगा कि भाई हमें हिंदू परंपराओं को सीखना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि हम हिंदू हैं। देखिए, भारत वर्ष केवल पूरे विश्व में केवल एक अकेली प्राचीन सभ्यता है, बाकी तो सब नए देश हैं। बाकी प्राचीन सभ्यताएं तो सब मर गई। यूनान मर गया, मिस्र मर गया, जो पुरानी थी वो तो या तो इस्लामिक हो गए या क्रिश्चियन हो गए, और तो जो पुरानी सभ्यताएं सब मर गई। मैं इजिप्ट जाके आया, मुझे बड़ा दुख हुआ, वहां बड़ा भारत जैसा लगा। वहां सूरज की पूजा करते हैं लोग, पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा भारत जैसा है। इजिप्ट के पुराने कल्चर में, अब तो सब इस्लामिक हो गया। वो जो पुराना इजिप्ट था, जब फेरोज हुआ करते थे, जब किंग्स हुआ करते थे, जब मम्मी यहाँ की हमें मिलती है साइंटिफिक, अब तो सब मर गया। अब तो वो इतिहास देखने के लिए अब तो म्यूजियम में है वो सब, लेकिन भारत में आज भी जीवित है। तो भारत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत एक प्राचीन सभ्यता है। जो आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, भारत में तो इजाद कब की हो चुकी थी। भारत का जो कुंभ होता है वो बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस है, वो सैटर्न की पर्टिकुलर पोजीशन पे आता है। आज से हजारों सालों पहले लोगों को सन, मून और सैटेलाइट्स की पोजीशन और जितनी भी भूगोल में पोजीशन उसकी पता थी। लोग तो आज सैटेलाइट्स के माध्यम से पता कर रहे हैं। इसलिए भारत को जानना जरूरी है। भारत में सुश्रुत ने और आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स पतंजलि ने कब के दे दिए थे, योग के प्रिंसिपल कब दे दिए थे, व्याकरण के प्रिंसिपल्स पाणिनि ने दे दिए थे, कहानियां कैसी लिखी जाए वो विष्णु शर्मा ने दे दिए थे। इसलिए भारत को जानना बहुत जरूरी है। तो ये जब मैंने कोशिश करी कि रामायण को जानना बहुत जरूरी है, तो मैंने खुद रामायण को पढ़ना शुरू करा, और ऐसे पढ़ना चाहिए। और मैंने देखा ये कोई एक धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन ये जीवन का ग्रंथ है। इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और हर स्टेज पे सीखा जा सकता है। और जितनी बार आप रामायण को पढ़ोगे और आप जिस स्टेज ऑफ लाइफ में होगे, उतना आपको नया सीखने को मिलेगा। इसलिए मैंने एक रामायण स्कूल की रचना करी। अपने बालक को कैसे पढ़ाया, वहां से शुरू हुई। अब फिर मैं करीब 15-16 देशों में करीब 4-5 हज़ार बच्चों को रामायण पढ़ा चुका हूँ। तो रामायण जब आपने पढ़ा तो कुछ खास, कुछ अलग, जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, उससे अलग कुछ? देखिए, रामायण तो वही है जो रामानंद सागर जी ने हमें टीवी पे सीरियल दिखाया। रामायण तो मोटा मोटा वही है। कहानी के कुछ पहलू ओरिजिनल रामायण जो वाल्मीकि रामायण उसमें अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल वही है। लेकिन उसमें जब आप गोता लगाएंगे, जब घुसेंगे, कहानी से ऊपर उठेंगे, तो उसमें बहुत सारा लेसन है। जैसे मेरी पूरी किताब है, उसमें मैंने उसमें 25 लेसन को इंगित कराया। मैं कुछ खास लेसन बताता हूँ। जब भरत राम को मनाने आए, राम वनवास चले जाते हैं,
भरत वापस आते हैं, उनको पता लगता है कि मेरे चक्कर में राम को वनवास हो गया, तो उनको बड़ा गिल्टी फील होता है। और वो दो बातें कहते हैं, वो कह कहती नहीं 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 नहीं, आपके लिए मैंने, मतलब तुम्हारे लिए मैंने राजपाट छीना एक तरह से, और अब तुम राजा हो। कह रहे नो, आई एम नॉट द डिजर्विंग वन। डिजर्विंग वन कौन है? राम भैया। डिजर्विंग वन है, उनको लोगों ने चुना है, मुझे नहीं चुना। आज के दिन ऐसा कोई करेगा? आज के दिन कहते हैं अगर इसको सीईओ बना दूं अगर, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं सीईओ बनने के लायक नहीं, वो है सीईओ बनने के लायक। उनको बन गया, अच्छी गनीमत है, मैं बन गया, मैं ही इसका मजे उठाऊं। ऐसा कौन कहता है कि आई एम नॉट द डिजर्विंग वन? वो कहते अच्छा मैं राम को ढूंढने जाऊंगा और वो उनको मना के लेके आऊंगा। वो जाते हैं वहां पे और पहली बार दशरथ के मरने की खबर सुनाते हैं राम को। राम को तो नहीं पता है दशरथ मर चुके हैं। पहले तो राम ऑलमोस्ट मूर्छित हो जाते हैं उस खबर को सुन के, इतने सेंसिटिव होते हैं अपने पिता के लिए। और जब वो दोनों की बात होती है, वो जो बात है वो इतनी मार्मिक है ना कि हर व्यक्ति को हिट करेगी वो, कि हम ऐसे हैं क्या? हम कहते तो हम राम के वंशज हैं, लेकिन राम के गुण नहीं बचे हम में। वो क्या कह रहे हैं, वो जो संवाद है दोनों में, भरत कह रहे हैं कि नहीं आप वापस चलिए, आप राजा बनिए, आप ही डिजर्विंग है। राम से कह रहे हैं तुम वापस जाओ, मैंने पिता को वचन दिया है 14 साल का, अब तो वो मर भी गए तो उनसे मैं एक्सक्यूज भी नहीं मांग सकता। अब तो मुझे 14 साल का वनवास लौट के आना, तुम राजा बनो। आज का भाई क्या कहता है, भाई तू भाग, मैं कंपनी चलाऊंगा। हमारे यहाँ देखा ना, अंबानी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में स्प्लिट हो गए। और पिता चले गए, अभी अभी गोदरेज में स्प्लिट हुआ, बहुत बड़ा स्प्लिट हुआ गोदरेज में, पूरे परिवार में कंपनी बढ़ गई। वहां पे वो कह रहा है तू राजा बन, वो कहता नहीं तू राजा बन। हमारे कहते नहीं तू भाग, मैं राजा बनूंगा। आज की संस्कृति क्या है, तू भाग मैं राजा बनूंगा, तो वो कह रहा नहीं तू राजा बन, यू आर द डिजर्विंग वन। वो तेरे मैंने पिता को वचन दिया। आज तो भाई भाई कोर्ट में है, आज तो पति पत्नी कोर्ट में है, आज तो बाप बेटे कोर्ट में है। ये संपत्ति मेरी, एक घर के लिए। ये तो अयोध्या का साम्राज्य था बहुत बड़ा, एक घर के लिए, छोटे छोटे 2000 स्क्वायर फीट के घर के लिए मरे पड़ रहे हैं लोग, और गोलियां चल जाती हैं उसके लिए, लट चल जाते हैं उसके लिए। तो आज के समाज को सीखने जैसा है। तो इसलिए रामायण जरूरी है। रामायण जरूरी। एक किस्सा और सुनाऊंगा। जब शूर्पणखा राम के पास आई, राम को देखा, उन्होंने बहुत मनमोहक थे, हैंडसम थे, उन्होंने कहा मैं हमसे शादी करना चाहती हूँ। राम ने क्या कहा, मेरी पहले से शादी हो चुकी है। अब आपको सुनने में लगा हाँ ठीक है भाई, उन्होंने कहा मैटर ऑफ फैक्ट है, आई एम ऑलरेडी मैरिड। लेकिन तब के लिए मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तो बहुविवाह बड़ा कॉमन था, पॉलीगैमी जिसको बोलते हैं, मल्टीपल पॉलीगैमी जिसको बोलते हैं, बहुविवाह कॉमन था। उनके पिताजी की 3 शादियां थी। जब भाई मेरे पिताजी की 3 शादियां, तो मैं तो उदाहरण ले ही सकता हूँ उससे, उस समय के समाज में। उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है। अब इसको जब आप डीपली रीड करोगे तो आपको तो पूरा इतिहास देखोगे समाज का, कि इस समय कुछ इस्लामिक देशों को छोड़ के, जो इस्लामिक देश उनको छोड़ के, मोनोगैमी मतलब सिंगल मैरिज इज द ऑर्डर ऑफ द डे, इज द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब लीगल स्क्रिप्चर है कि एक ही मैरिज कर सकते हैं एक समय में। ओके। ये पहली बार संसार में, समाज में किसने कहा था? श्री राम ने कहा था, आई एम ऑलरेडी मैरिड। जब उन्होंने कहा आई एम ऑलरेडी मैरिड, मतलब एक व्यक्ति की एक ही शादी होनी चाहिए। उसके पहले किसी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट नहीं आता कि किसी ने, क्योंकि समाज तो बनते बनते बना ना, हर तरह के एवोल्यूशन होते गए, समाज ऐसे होता है वैसे होता है। पहली बार किसी ने कहा, किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी फिलोसोफर ने, कि एक समय में, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में थोड़ा चेंज कर दिया उसने। राम ने कहा एक जीवन में एक ही मैरिज, मॉडर्न ह्यूमन में कर दिया एक समय में एक ही मैरिज। मतलब डाइवोर्स की एक प्रथा ले आए हम लोग, हम एक तलाक की एक प्रथा ले आए हम लोग। लेकिन फिर भी पहली बार किसी ने कहा कि भाई एक बार में एक ही पेयर कपल रहेगा, वही समाज के लिए अच्छा है। और एक तरह से रामायण, जो रामायण की पूरी लड़ाई हुई, वो भी उसी वजह से हुई ना। भाई कैकेयी ने कहा मेरा लड़का, उसका लड़का, तेरा लड़का, इसको राजपाट मिलेगा। अगर नहीं होता तो इसे मामला ही नहीं खड़ा होता ना। तो यानी उनको तभी समझ में आ गया था। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको देखो राम ने दिए, वो आपको रामायण में दिखता है। और जो परजवरेंस है, जो भारत की एक जुझारू नेचर है ना, कि जब हमें कोरोना आया तो पूरी दुनिया लॉकडाउन नहीं लगा पाई। हमारे तो पुलिस भी बहुत कम होती है, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी ने कहा तो लॉकडाउन लग दिया। लोगों की जो समझ है, जो परजवरेंस है कि हम इससे निकल के आएंगे, ये राम ने सिखाई है। राम ने कैसे सिखाई है? राम राजा बनने वाले थे अगले दिन, लेकिन एक दिन पहले उनको क्या पता लगा कि भाई आपको तो वनवास जाना है। ये ऐसा है कि मैं कल आपसे कहूं सागर, कल आप इस कंपनी के सीईओ बनने वाले, तो आप क्या करोगे? कल कोई कौन सा कोट पहनूंगा, क्या परफ्यूम लगाऊंगा, कौन सा टाई पहनूंगा, आपकी स्पीच लिखोगे अपने कल की। लेकिन आपको एक और लेटर आता है, नहीं आप सीईओ नहीं बनने, आपको तो फायर कर दिया जाता है कंपनी से। ये तो हुआ एग्जैक्टली राम के साथ। ये आपके लिए ऑलमोस्ट सुसाइडल है कि नहीं है? एक आदमी क्या करेगा इसमें, जिसको सीईओ बनने वाला है, 5 करोड़ का पैकेज मिलने वाला था कल, और अभी तो उसको कहते हैं तुम यू आर रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द कंपनी। लेकिन राम ने कोई संभाव दिखाया। बिल्कुल लक्ष्मण को गुस्सा आया, पर राम ने संभाव दिखाया। बिल्कुल ठीक है, राजा बन रहे तब भी ठीक है, वनवास जा रहे तब भी ठीक है, उसमें भी सीखेंगे। उन्होंने 13 साल 14 साल क्या किया? वो सीखते रहे, अपग्रेड करते रहे अपने साथ, अपस्किल करते रहे। वो केवल गुरु ढूंढते रहे। ही वाज डूइंग जस्ट, अच्छा इन गुरु से ये सीखा, उन गुरु से ये सीखा, इनसे शास्त्र सीखे, किसी से शास्त्र सीखे, किसी से शरीर कैसे बलिष्ठ होगा, युद्ध कैसे करेंगे, प्रजा कैसे चलाएंगे, जस्टिस कैसे होगा,
न्याय कैसे होता है, समाज कैसे चलता है, वो सीखते रहे। बड़े बड़े गुरु, उनके जो गुरु हैं, मतलब ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र तो उनके गुरु हैं ही। उनके हर हफ्ते हर साल गुरु आते रहे, मतलब उनके जीवन में कम से कम 30-40 गुरु आए बड़े। अब समवन हु इज ब्लेस्ड विद मल्टीपल अमेजिंग गुरुज, वो तो राम जैसा बनेगा ही ना। ठीक है, 13 साल हो जाते हैं, उनकी पत्नी किडनैप हो जाती है, उसके बाद भी रोते रोते वापस नहीं जा रहे हैं। वो वापस जा सकते थे ना, थोड़े दिन भाई थोड़ा पॉज करो इसको, वनवास के गेम को, वापस जाते भरत के पास। भाई रानी कैप्चर हुई, छोटा मोटा तो हुआ नहीं था, उसको बचाना है, वो नहीं गए, वो वहीं पे सेना ढूंढ रहे हैं। वो ऐसी जो बिल्कुल दबा कुचला है, जो सुग्रीव, वो बाली का साथ भी नहीं दे रहे हैं, वो सुग्रीव जो अपने आप देश निकाला मिल रहा है, उसको पकड़ रहे हैं, वो शबरी को मिल रहे हैं, उनके साथ सेना बना रहे हैं और जीत के आ रहे हैं। मतलब जिसका राजपाट चला गया, जिसकी पत्नी किडनैप हो गई, जो युद्ध में मरते मरते 2 बार बचा, वो भी जीत के वापस आया 14 साल बाद। ये भारत की परसेवरेंस की स्टोरी है कि भारत कितना भी आक्रांता है, इस्लामिक आक्रांता है, ब्रिटिश आक्रांता है, लेकिन इस समय 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम उसको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। अपसर्ज है। भारत में अगर आपका ऑफिस नहीं है मल्टीनेशनल का, तो आप बड़ी कंपनी नहीं माने जाते हैं आजकल, राइट? भारत में होना या आपका भारतीयों में होना, नासा से लेकर हर बड़े वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट में 30 से 40% भारतीय हैं। तो ये जो भारत का परसेवरेंस है कि कोई भी हमें लूटपाट के चला जाएगा, वापस आएंगे। 500 साल पहले बाबर ने आके राम मंदिर तोड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आके राम मंदिर फिर बना दिया। ये जो भारत का परसेवरेंस है, ये राम ने सिखाया है। ये मुझे लगता है रामायण से हमें सीखने जैसा। अब तो शायद मोदी जी की वजह से ये भी हो गया कि ऐसे कोई बाहर वाला आके तोड़फोड़ नहीं अब तो मुश्किल है। भारत की जो छवि है उसमें हमारे जो 2 थोड़े से नटखट नेबर्स हैं वैसे, पाकिस्तान और चाइना, वो भी संभल के रहते हैं अपनी सीमाओं में। आपने होम स्कूल का कॉन्सेप्ट बताया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। देखिए, होम स्कूलिंग देश विदेश में काफ़ी एक चर्चित विधा है कि अगर आपको लगता है कि स्कूल आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप घर में पढ़ा सकते हैं। और घर में पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ गए, बच्चे बेसिकली स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो कहीं और से पढ़ रहे हैं। और आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो देखिए, जो टीचर है वो उतना अपडेटेड भी नहीं है। ऑनलाइन ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जो उस टीचर से अच्छा ना हो, है ना? ऑनलाइन मैथ्स पढ़ाने वाले अच्छे हैं, साइंस पढ़ाने वाले अच्छे हैं। और दूसरा, मेरे ख्याल से जो स्कूल में जो 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी आउटडेटेड है। वो मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी तो आज की स्किल नीड नहीं है ना। आप पॉडकास्टर हैं, आपने कॉलेज में या स्कूल में क्या पढ़ा जो आप कर रहे हैं आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में जो भी आप इकोनॉमिकली, जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, जिससे आपने अपना ऑफिस ने टीम सपोर्ट कर रहे हैं, उसका आपने क्या पार्ट स्कूल में पढ़ा, क्या कॉलेज में पढ़ा? कुछ भी नहीं। वो आउटडेटेड है। तो अब वो जब अपडेट होगा तो अपडेट होगा, तो आप क्या स्कूल से डिसंगेज हो सकते हैं? अब उसमें प्रश्न आता है 10th कैसे करेंगे, 12th कैसे करेंगे, कॉलेज कैसे करेंगे? उसके बहुत सारे तरीके हैं। नेशनल इंडियन ओपन स्कूलिंग है, जो बहुत बड़ा हो गया, लाखों बच्चे नेशनल इंडियन ओपन स्कूलिंग से पढ़ते हैं, NIOS। बल्कि उसका जो राष्ट्रीय ऑफिस है वो नोएडा में ही है। जो नेशनल ऑफिस है उसका 62 में उसका राष्ट्रीय ऑफिस है, और कई लाखों बच्चे उसके थ्रू पढ़ते हैं। उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपना बुके खुद बना सकते हैं। जैसे वो होता है ना, बफे होता है, थोड़ा ये ले लिया, थोड़ा वो ले लिया, मतलब क्या मैं पढ़ूंगा वो सब खुद चूज किया। उसमें म्यूजिक ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि इन 10 लैंग्वेजेस में से 2 लैंग्वेज ले लो, इन सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट पिक कर लो, है ना? आप उसमें संगीत ले सकते हैं, उसमें पेंटिंग ले सकते हैं, आप उसमें सिंगिंग ले सकते हैं, उसमें गेम्स ले सकते हैं, आप उसमें वोकेशनल ले सकते हैं, उसमें वैदिक सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, उसमें रामायण महाभारत पढ़ सकते हैं, आप मैथ, साइंस, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, आप और कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो आप अपना बुके तैयार कर सकते हैं। स्कूल में ऐसा नहीं कर सकते। स्कूल में तो 5 सब्जेक्ट हैं, वो इस 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। थोड़ा बहुत आप 11th-12th में चेंज कर सकते हैं। तो घर में पढ़ाते कौन है? घर में हम खुद भी पढ़ाते हैं, मेरी पत्नी श्वेता है, वो साउथ से हैं, वो पढ़ाती हैं। हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन टीचर है। जैसे मेरा बालक वैदिक गणित पढ़ता है, वैदिक मैथ्स पढ़ता है, वो कर्नाटिक म्यूजिक पढ़ता है। कर्नाटिक म्यूजिक पिछले 3 साल से वोकल भी सीख रहा है और वायलिन पे भी सीख रहा है। वो संस्कृत सीख रहा है, वो मैथ सीख रहा है, वो स्पोर्ट्स भी खेलता है बाहर जाके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है वो गेमिंग भी सीखता है, कुछ वो गेमिंग भी करता है। वो तो बहुत सारी चीज़ें वो एक साथ करता है। और समय बहुत सारा होता है कि आप स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा समय तो स्कूल आने जाने और स्कूल की प्रक्रिया में निकल जाता है कि वो, तो उसके बाद समय बहुत सारा है। उसके बाद भी बहुत सारे दोस्त हैं। लोग कहते हैं दोस्त कैसे बनेंगे? भाई जब वो बैडमिंटन खेलने जाता है तो वहाँ पे 20 दोस्त हैं ना, राइट? जब वो नीचे अपार्टमेंट, हम कोई जंगल में जाके तो नहीं रह रहे ना, हम भी किसी समाज में रहते हैं, तो वहाँ पे उसके 20 दोस्त हैं। वो हर क्लास जिसमें भी जाता है उसमें 10-10। तो स्कूल के बच्चों के तो वो सेट दोस्त होते हैं, इसके तो मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ दोस्त हैं। बल्कि उसका कभी जन्मदिन मनाना होता है तो हमें सोचना पड़ता है वो बैडमिंटन वाले ग्रुप से ये बच्चे, उस वाले ग्रुप से, उसके तो मल्टीपल ग्रुप्स हैं जिसमें वो रहता है। तो कभी ऐसा नहीं होता, अभी कितना बताया आपने, 11 साल? वो 11 साल का है। तो कभी उसको ऐसा फील नहीं होता कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, हाँ जी, दूसरे बच्चे उसको कहते हैं तो स्कूल नहीं जाता? हाँ, आई थिंक थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन है, बिकॉज कभी भी आप कुछ अलग करते हैं समाज से तो अलग तो होता है, कई बार उसे फेस करना, बट ही इज एंजॉयिंग दैट लाइफ। ही इज एंजॉयिंग दैट लाइफ। तो कैसे हैंडल करता है इनको? आई थिंक मेरे ख्याल से अब उसने कुछ आंसर बना लिए हैं अपने। हम ज्यादा उसको ट्यूटर नहीं करते हैं, क्योंकि देखो समाज को तो आपको अपने आप ही फेस करना है। उसने अपने आंसर बना लिए हैं कि भाई मतलब
मैं तुमसे अच्छी आर्ट करता हूँ, कभी अपने आप को सुपीरियर दिखा के, कभी उनसे सीख के, जैसे Okay. भी है जस्ट को एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको आनंद आ रहा है। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी समझ में आ गया है, बल्कि उसके फ्रेंड्स के बाद जेलस होते हैं, यार यार इसके तो मजे ही है, तो स्कूल ही नहीं जाता है। ओके, तो ये बीच कैसे हुआ आपने? देखिए ये कैसे क्योंकि हुआ, रिलेटिव्स भी होते हैं प्रेशर हाँ, डालने बड़ी के लिए। प्रेशर आया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन व्हेन दे सॉ अभिराम ग्रोइंग सो वेल, राइट, ही इज अ अमेजिंग आर्टिस्ट, राइट, नेम अभिराम है। अभिराम है उसका नाम, ही इज अमेजिंग आर्टिस्ट, वो कंप्यूटर के साथ बहुत कंफर्टेबल है, वो अच्छा गाता है, वो वायलिन बजा लेता है, वो बात भी किससे बहुत अच्छी करता है, वो समाज में भी ऐसा ही नहीं लगता है बड़ा चुपचाप कोई अलूफ अकेला सा बच्चा है, आपसे बात करो तो आपको लगता है बहुत अच्छी सी बात करता है, घर परिवार में कोई आता है तो वही सब सर्वर करता है, वो कुछ कुछ ड्राई खाने भी बना लेता है, सैंडविच बना लेता है, कुछ चाट वाट बना लेता है, तो इज लाइक अ मल्टी मल्टी स्किल्ड पर्सन। तो जब लोगों ने देखा यार ऐसा भी हो सकता है, तो लोगों को आनंद आता है, तो मैंने कहा ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है पढ़ने का। आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर तो आप पर भी आता होगा। तो ठीक है, तो मैं खुद ही बहुत कुछ अलग कर रहा हूँ। देखिए मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने 10 साल टेक्नोलॉजी में काम करा, मैं किताबें लिख रहा हूँ, एक इंजीनियर मैनेजमेंट का आदमी पढ़ के मैं किताबें लिख रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषण कर रहा हूँ, तो मेरा खुद का भी, मैं भी, हमारा आर हाउस इज अ नो रूल्स हाउस, राइट। मैं आई डोंट वर्क फॉर एनीवन, मतलब मुझे सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस नहीं जाना होता है ना, और मेरे बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है, तो हम लोग ड्रॉप द हैट, जहाँ प्लान होता है चल देते हैं, क्योंकि बस Okay. क्या करना होता है, कॉल करना होता है, भाई आज चैनल नहीं करेंगे, बच्चों को कहना पड़ता है आज ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे, आज वाली क्लास नहीं करेंगे, और हम लोग कहीं भी चल देते हैं। इससे ऐसा नहीं होता कि डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में? डिसिप्लिन बाकी दिन तो है, 300 दिन तो डिसिप्लिन है ना, Okay, रोज नहीं घूमते रहते हैं, है ओके। ना, जिन दिन घर में है तो हम लोग भी सब सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, मेरी पत्नी की योगा की क्लास होती है, मैं अपना मेडिटेशन करता हूँ, मेरा बालक एक क्लास करता है सुबह सुबह, उनकी जगी वासुदेव का एक सेशन होता है, उनका जो ग्रुप है ओके। उनका एक सेशन करता है सुबह 7 बजे उठ के, तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठता है, बेटी छोटी है वो थोड़ा लेट उठती है, ओके। और सबके अपना अपना शेड्यूल है, किसी की उनकी भी क्लासेस हैं, किसी की 9 बजे 10 बजे ऑनलाइन क्लासेस हैं, या कोई घर में टीचर आता है, वो बाहर जाते हैं, बच्चे रोज हमारे अपार्टमेंट में मंदिर है वहाँ से अपना जीवन नहा के शुरू करते हैं, तो हमारी लाइफ में भी एक तरह का डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं वो 11 बजे सो के उठते हैं, तो हमारा एक अपना डिसिप्लिन है, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन, देखिए सेल्फ एक्वायर्ड डिसिप्लिन इज फार मोर डिफिकल्ट देन डिसिप्लिन इम्पोज्ड बाय एनीवन एल्स। 7 बजे स्कूल जाना इसलिए उठना है ना, अपने आप उठना, अपने आप को डिसिप्लिन आना, भाई 7 बजे मुझे जॉगिंग पे जाना इसलिए उठना है, वो ज्यादा मुश्किल डिसिप्लिन है। भाई बाहर का तो डंडा है ना, वो तो ऑफिस जाना, नहीं तो बॉस मारेगा, अभी फोन आ जाएगा बॉस का, है ना, वो तो डंडा है, तो वो डिसिप्लिन तो देखिए आपको मतलब मजबूरी वाला डिसिप्लिन, हाँकने वाला डिसिप्लिन, बल्कि अपने आप डिसिप्लिन कि भाई 6 बजे मुझे सुबह उठ के योगा करना है, इसलिए मुझे उठना है सुबह सुबह 5:30, वो मुश्किल डिसिप्लिन है। तो हम लोग बोले कि हम लोग तो सेल्फ एक्वायर्ड डिसिप्लिन में जीते हैं, ना कि एक्सटर्नल एक्सपोज डिसिप्लिन। अमेजिंग, मजा आया आपसे बात करके। जी जी, बहुत कुछ नई धन्यवाद। चीजें आपने बताई, बहुत चीजें नई मुझे भी सीखने को मिली। होपफुली आपके व्यूअर्स को आनंद आए। हाँ, और आप लोग भी अगर चाहते हैं हम शांतनु जी को दोबारा इनवाइट करें तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे शांतनु जी को दोबारा इनवाइट करने का। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।